जो मेरे से पढ़ते हैं वहाँ पर मैं सिर्फ एजुकेशन की सिर्फ वीडियो नहीं डालता, वहाँ पर मैं बच्चों को मोटिवेट भी करता हूँ। पढ़ाने के बाद फिर वो बोलते थे लाइक शेयर ठोकिए, वो बोलिए जय महाकाल। जी तो उन्होंने बोला कि नहीं, चाय वाला नहीं, मैं फिजिक्स वाला बनूंगा। तो आई थिंक जो फिजिक्स वाला नाम भी आया था उसी वजह से आया था। जी, मेरे को भी मैथ्स फोबिया था हम्म अप टू 8th क्लास। हम्म बट मैंने मैथ्स टीचर कैसे बना तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि 9th क्लास में। ये जो RD शर्मा हो गए जी या इस लेवल की जो सारी बुक्स हो गई, क्वेश्चंस उसमें बड़े डिफिकल्ट रहते हैं जी और उनके सॉल्यूशंस कभी कभी नहीं मिल पाते थे। जी और वो कोचिंग रेगुलर क्लासेस चलती हैं। तो स्कूल्स का क्या है, एक डमी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट था जो जी कि स्टार्टिंग में कोटा में ही सिर्फ हुआ करता था, फिर दिल्ली में हुआ करता था। अब ऑल ओवर इंडिया हर जगह हो गया है, जहाँ पे भी एक बड़े कोचिंग सेंटर्स आ गए हैं जो कि नीट जेई की कोचिंग करवा रहे हैं। वो एक प्रोग्रामेबल है, बट वो एक इमोशन नहीं दे सकता, एक बॉन्डिंग नहीं दे सकता जो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ देता है। और वो सिर्फ एक साल के लिए बॉन्डिंग नहीं होती, वो फॉरएवर के लिए होती है कि चाहे अगर वो 12 के बाद अगर किसी और फील्ड में स्टूडेंट चला गया और अगर इन केस अगर वो मिलते हैं तो वो एक इंटरेक्शन वैसे ही रहता है जो फर्स्ट डे रहता है। नमस्ते दोस्तों, इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स पॉडकास्ट, जहाँ पर हर स्टोरी इंस्पायर्ड होती है एक ड्रीम से। आज जो हमारे गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट में, रविंदर सिंह, इंडिया के वन ऑफ द फेवरेट मैथ्स टीचर। रविंदर सर ने LPU से इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद टीचिंग में अपने पैशन को फॉलो करने के लिए उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया और आज के टाइम पर वो लाखों स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स के वन ऑफ द फेवरेट टीचर हैं वो बच्चों के। रविंदर सर के साथ हमने एजुकेशन सिस्टम पर एक बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। एजुकेशन सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं ये हमने डिस्कस किया है। रविंदर सर ने कैसे चैलेंजेस फेस करके अपना जर्नी स्टार्ट किया वो रविंदर सर ने हमको बताया। आज के टाइम पे स्टूडेंट्स को क्या प्रेशर रह रहे हैं, उन प्रेशर को कैसे हैंडल किया जा सकता है, ये रविंदर सर के साथ हमने डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ पे कैसे काम कर सकते हैं, पेरेंट्स कैसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। इस पॉडकास्ट में हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए डायरेक्टली हेल्पफुल है। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं तो इट विल गिव यू एन इनसाइट अबाउट हाउ दिस एजुकेशन इंडस्ट्री इज़ वर्किंग। अगर आप पेरेंट हैं तो इट कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपने बच्चों को आपको कैसे प्रिपेयर करना है कि आज के टाइम पे वो कंपटीशन को हैंडल कर पाएँ। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और जब तक ये पॉडकास्ट स्टार्ट होता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपके कमेंट्स हैं वो आप फीडबैक हमको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये हमको भी इंस्पायर करता है और अच्छे गेस्ट्स को आपके साथ लेकर आने के लिए। और हर हफ्ते हम लोग कोई ना कोई गेस्ट आपके सामने लेकर आते हैं। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। इंस्पायर्ड बाई ड्रीम्स मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन है अपने को सपने देख रहा है, जी तो सपने देख रहा है तो मतलब एक तरीके से आप सपने से इंस्पायर होते हो, फिर ही कुछ आप आगे चल के काम करते हो। तो उसका वही मतलब होगा कि इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स मतलब कि जो अपने सपनों से प्रेरित है या इंस्पायर्ड है जी, और कुछ या कर रहे तो हैं। किसी ने अपनी ड्रीम पूरी कर लिया तो उनके सपनों से भी हाँ कोई बंदा इंस्पायर होके अपने स्टार्ट करे। हाँ, मतलब वही होता है, बोलते हैं ना ड्रीम बिग। हाँ तो आप ड्रीम कर रहे हो और किसी ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे होंगे, जी उसको देख के आप भी इंस्पायर हो सकते हो। जी तो इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स का मतलब मेनली वही हो गया जी कि हाँ, मतलब कि हमारे सपने से हम इंस्पायर्ड हैं और फिर उसके लिए काम कर रहे हैं फिर आगे चल के। समझ। तो ये मेन चीज़ है इसका। जी तो सर ये तो हमारा खैर छोटा सा स्टोरी हो गया। जी आपका स्टोरी आप एक बार शेयर करना चाहोगे, आपका क्या पर्सनल स्टोरी रहा है? जी हाँ, चलो मैं पहले तो अपना बेसिक थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम रविंदर सिंह है और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो सारी दिल्ली से ही मैंने करी है। और जो 11th 12th के बाद मैंने जो कॉलेज किया तो पहले तो मैंने IIT के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करी थी, बट मेरा वहाँ पर हो नहीं पाया। तो जिस करके मेरे पेरेंट्स ने कहा कि ये लास्ट ऑप्शन नहीं है, और भी मिलेगा आपको एक अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में। तो इसलिए फिर मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब जो जलंधर में है वहाँ पर मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया। और जब मेरा लास्ट सेमेस्टर था तो तब 2011 में रिसेशन टाइम आ गया था, जिस करके काफ़ी जो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई थी। तो मेरे को वो देखकर काफ़ी डर लग गया था कि जब हम पास आउट होंगे तो हम कहाँ जॉब करेंगे। तो जब हमारा 2011 पास आउट हुए तो देन हमने नियर बाय किसी डीलर के अंदर हमने जॉब करी, क्योंकि मैंने SCL या फिर अदर एडटेक कंपनी में इंटरव्यू तो दिया, बट जब भी वहाँ पर इंटरव्यू होते थे तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर इंटरव्यू देने आते थे, जिस करके हमारा टाइम हमें नहीं मिल पाता था और हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते थे। जिस करके फिर मैंने क्या किया
किसी एक जो डीलर होते हैं जो क्या कहते हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में हमने जॉब किया। तो 6 मंथ एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मेरे को एक ऑफर आई हॉस्पिटल से बायोमेडिकल इंजीनियर की। वहाँ पर मैं एज ए हेड था, इंचार्ज था, जिसमें मैं अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जो मेडिकल से रिलेटेड, उनकी मैं मेंटेनेंस वगैरह का इंचार्ज था, पूरा संभालता था। तो देन फिर मैंने देखा कि यार मैं नोएडा था और मैं रहता दिल्ली में था, तो 2 आवर्स जाना 2 आवर्स आना और 9 to 5 जॉब, तो मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। हाँ, पहले पूरा दिन ही चला जाता होगा उसमें तो। जी। और प्लस अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अपने कॉलेज में भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, क्योंकि जब मैं अपने दिल्ली घर से बाहर गया तो मेरे को अपनी ना फीस भी निकालनी थी, प्लस थोड़ी पॉकेट मनी, क्योंकि मैं टोटली डिपेंड नहीं होना चाहता था अपने पेरेंट्स के। तो इसलिए मैं अपने जूनियर्स को पढ़ा के अपने जो बुक्स वगैरह होती थी तो वो मैं वहाँ से निकाल लेता था, जिससे मैं थोड़ा सा अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि फीस भी वो पे कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में 18 या 20 ईयर्स तक तो बच्चा अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड रहता है, बट फॉरेन में ऐसा चीज़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर वो 18 ईयर्स के बाद ही अपना इंडिपेंडेंट हो जाता है और वो अपना काम करता है। पर यहाँ पर भी वो चीज़ आ रही है डे बाय डे, बट अभी उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरा स्टार्टिंग से ही था कि मेरे को अपना भी काम करना है, तो मैं बच्चों को पढ़ाता था और फीस निकाल ले रहा। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या मैं अपनी जॉब के साथ साथ एक पार्ट टाइम कोई ट्यूशन भी पढ़ा दूँ। तो मैं जब आता था 8 बजे, तो मैं 9 to 10 एक बच्चे को पढ़ाने लग गया। जब मैं उसे होम ट्यूशन पढ़ाई तो मुझे उतनी पे स्केल मिल गई जितनी मैं 9 to 5 जॉब करके कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि यार या तो मैं इसी लाइन में रहूँ या तो मैं अपनी क्विट करके एक नई जर्नी स्टार्ट करूँ, क्योंकि एक ईगो सिस्टम था मेरे अंदर कि मैंने बीटेक करी है तो यार मेरे को पे आउट तो इतना मिल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इतना मनी अपना यूज़ किया है अपना बीटेक करने में, तो मेरे को कमाना भी है। तो फिर मैंने क्या किया, उसको क्विट किया बायोमेडिकल जॉब को, और मैं टीचिंग लाइन में स्टार्ट हो गया। और पहले मैंने आर्मी के स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया और डे बाय डे फिर मैं होम ट्यूशन में कन्वर्ट हो गया। 4 साल मैंने लगातार होम ट्यूशन करी। फिर उसके बाद जब मेरी मैरिड हुई तो मेरी वाइफ ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कब तक होम ट्यूशन कराओगे, कब तक आप भागोगे, तो आप ऐसा करो कि अपना एक कोचिंग सेंटर ओपन कर लो। तो देन मैंने फिर अपना कोचिंग सेंटर अपना सेटअप किया और उसे स्टार्ट किया, और विद इन 1 मंथ उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया। और 2 साल हुए थे उसे कि उसमें अच्छा और अपग्रेडेशन होने वाली थी। तो देन कोविड सेशन आ गया, और कोविड में हमें क्या करना पड़ा कि उसे शट डाउन करना पड़ा। मैंने 6 मंथ उसे वेट किया कि अब कोविड जाएगा और मैं रीओपन करूंगा, बट वो मेरा रेंट पे रहा, जिस करके मेरे को उसको बंद करना पड़ा। फिर जब हम घर पे थे, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो देन मैंने देखा कि ऑनलाइन में सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं। तो देन हमें स्टार्टिंग में तो पढ़ाना आया नहीं, बिकॉज हम ऑफलाइन सेंटर के टीचर थे। तो ऑनलाइन में जाने में, शिफ्ट होने में, ग्रैब करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो देन फिर मैंने देखा कि यार यूट्यूब पे काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो पहले मैंने एक्सपीरियंस लिया कि पढ़ाना कैसे है, वहाँ पर कैसे अपनी वीडियोस को बच्चों पर लेके जाना है, तो वो मैंने पहले एक्सपीरियंस लिया। फिर मैंने अपना स्टार्ट किया अपना यूट्यूब पे रविंद्र मैथ्स टीचर नाम पे, जो मेरा अभी चल रहा है। और वहाँ पर अभी करंटली 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे जो मेरे से पढ़ते हैं। वहाँ पर मैं सिर्फ एजुकेशन की सिर्फ वीडियोस नहीं डालता, वहाँ पर मैं बच्चों को मोटिवेट भी करता हूँ। सीबीएसई के जो अपडेट्स होते हैं वो भी मैं लेकर आता हूँ, साथ के साथ बुक्स की रिव्यू कि कौन सी बुक्स उनके लिए बेटर है, जो उनको अपने सेशन में स्टार्ट करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। तो वो चीज़ें मैं वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। और रिसेंटली मैंने बच्चों को और अच्छा गाइडेंस करने के लिए अपनी ऐप भी लॉन्च करी है एडू क्लास नाम के, जिससे बच्चों को एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है। बिकॉज अदर एडटेक कंपनीज तो पढ़ा रही है, बट अगर हम वही चीज़ करेंगे तो हम में और उनमें क्या डिफरेंस है। इस करके जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, जो हार्ड लेवल बुक्स होती हैं, जिनका बच्चों को क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिल पाता, वो चीज़ हम अपने ऐप पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस करके हम बच्चों की जितनी हेल्प हो सके हमारी साइड, हम उसे कर सकें। नहीं, जैसे जब मैं स्कूल में था, तो आप बात सही बोल रहे हो कि ये जो आर डी शर्मा हो गए जी या इस लेवल की जो सारी बुक्स हो गई, क्वेश्चंस उसमें बड़े डिफिकल्ट रहते हैं जी और उनके सॉल्यूशंस कभी कभी नहीं मिल पाते थे। जी। हाँ, एक बच्चों के मन में डर है कि पहले आपने देखा होगा कि जो आर डी शर्मा की बुक से काफ़ी मोटी होती थी, तो बच्चा अंदर का कंटेंट नहीं देखता, वो उसके साइज को देखकर एक एग्जामिन कर लेता है कि यार ये बुक काफ़ी टफ होगी। बट फ्रंट पेज को कभी ना देखें, उसके अंदर के क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो एज ए नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर आपका इंटरेस्ट बन गया तो आपको आर डी शर्मा बुक इजी लगेगी। कोई भी बुक टफ या फिर इजी नहीं होती, डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देख रहे हो। तो इसलिए मैं अगर अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मेरे को भी मैथ्स फोबिया था अप टू 8th क्लास, बट
मैंने मैथ्स टीचर कैसे बना तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि 9th क्लास में जब मैं मूव ऑन किया तो वहाँ पर मैंने अपनी कंपनी चेंज करी। जैसे आपको पता है कि जैसी संगत रहेगी वैसे आप वैसे बन जाओगे। तो हाँ, वो बोलते भी ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 people यू आर स्पेंडिंग टाइम जी, विद। तो हमारे क्लास में एक स्टूडेंट था, वो टॉप करता था, तो मैंने उसके साथ बैठना स्टार्ट किया। तो मैंने उसे बोला कि आप कैसे पढ़ते हो। वो कहते हैं पढ़ने का स्टाइल सबका सेम होता है, बट ये कि मैं घर जाके डेली रिवीजन करता हूँ। ये एक डिफरेंस होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट्स में, क्योंकि जो टॉपर है उसको भी वही चीज़ पढ़ाई जा रही है स्कूल में, और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स है उसको भी वही चीज़ पढ़ाई जा रही है। तो यानी कि वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, नहीं, दोनों के लिए सेम है। बाकी डिपेंड करता है कि आप घर पे उसको रिकॉल कैसे कर रहे हो, रिवाइज कैसे कर रहे हो। तो मैंने उससे वो चीज़ सीखी और वही चीज़ मैं कॉपी करने लग गया और घर पे वही चीज़ करने लगा। और मैं अपने 9th क्लास में थर्ड इन द क्लास आ गया फर्स्ट यूटी में। अगर मैं 8th की बात करूँ तो 8th में मैं मैथ्स में फेल था, बट 6 मंथ बाद मैं एज ए 9th में फर्स्ट यूटी में थर्ड इन द क्लास। और ओवरऑल अगर 9th के एकेडमिक सेशन की बात करें तो मैं सेकंड इन द क्लास आया था। तो मतलब एक टर्निंग पॉइंट आ गया मेरी लाइफ में, जब एक साल पहले मुझे मैथ्स आता नहीं था और 9th में मुझे मैथ्स इतना अच्छा लगने लग गया कि मैं मैथ्स ही करता रहा। बट उसके पीछे रीजन क्या था कि मैं एक प्रैक्टिस करने लग गया, कंसिस्टेंट उस पर फोकस करने लग गया, जिस करके मैं उस पर काफ़ी अच्छा अचीव किया। बाकी मैं यही बोलूंगा, जैसे डे बाय डे मैथ्स फोबिया बच्चों के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। बच्चे सोचते हैं कि मुझे मैथ्स नहीं लेना, और जैसे सीबीएसई ने अभी 2 अल्टरनेटिव निकाल दिए कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स, इसकी नीड नहीं थी। बट अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स क्यों चूज किया गया है, क्यों निकाला गया है, बिकॉज अगर जो बच्चा 10th के बाद मैथ्स नहीं लेना चाहता वो बेसिक मैथ चूज करे, जो मैथ्स करना चाहता है वो स्टैंडर्ड मैथ्स। बट यहाँ पर सीबीएसई की तरफ से तो इम्प्लीमेंटेशन है, बट स्कूल वाला उसको इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहा। क्यों? कई लॉट ऑफ स्कूल मैंने देखे हैं जिसको मैं स्टूडेंट्स को टीच करता हूँ, तो वहां पर एज ए ट्रीट किया जाता है कि वो सारा साल स्टैंडर्ड मैथ्स की तरह ही पढ़ रहे हैं। सीबीएसई ने बोला है कि जो बच्चा बेसिक मैथ्स ले रहा है तो उसको बेसिक क्वेश्चन ही कराए, बट वो नहीं कराते। कई स्कूलों में करा रहे हैं, कई स्कूलों में नहीं करा, तो मतलब कि फिर वो इम्प्लीमेंटेशन तो हुआ ही नहीं। बच्चा तो पूरा जो क्या कहते हैं उसके ऊपर जो स्ट्रेस है काफ़ी भर रहा है वो तो डे बाय डे, क्योंकि उसने तो मैथ्स इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसको आगे करना ही नहीं। बट अगर स्कूल में वो चीज़ नहीं कराई जाए तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्कूल वाले या फिर जो सीबीएसई ने जो रूल निकाला है एटलीस्ट उसे पूरा 100% तो इम्प्लीमेंट करें, जिससे बच्चा स्ट्रेसलेस हो जाए। तो वो चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। तो जैसे एक चीज़ आपने बताई कि बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ, तो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि नाम से समझ में आ रहा है कि बेसिक मतलब कि सिलेबस थोड़ा सा हल्का होगा, आसान होगा, जी उन बच्चों के लिए हो गया जो कि ज़्यादा मैथ्स को ढंग से या लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पढ़ना चाहते। जी क्योंकि ये चीज़ है भी, अगर देखा जाए तो आप अगर लोगों से पूछो तो 90% लोग का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैथ ही हुआ करता था। जी 10% लोग ऐसे भी हुआ करते थे जिनका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। जी तो जिसका फेवरेट है उसके लिए शायद स्टैंडर्ड हो गया, और जिनको डिफिकल्ट लगता है उनके लिए बेसिक मैथ हो गया। जी मतलब अगर आप थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर पाओ कि बेसिक और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। देखो 9th 10th में बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स आने का रीजन यही है कि बच्चा अगर 11th में जब जाएगा, अगर उसे कॉमर्स विदाउट मैथ चाहिए या फिर साइंस में वो पीसीबी लेना चाहता है, तो देन वो बेसिक मैथ चूज करे। क्योंकि बेसिक मैथ्स वाला मतलब कि वो आगे मैथ्स को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। बट स्टैंडर्ड मैथ्स मतलब कि जो आगे 11th 12th या फिर जेई या फिर अगर वो नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें वो मैथ्स को यूज करेगा। और बाकी ये सिर्फ जेई और नीट नहीं, अदर भी जो एग्जाम्स होते हैं जैसे बीसीए बीबीए अदर कोर्सेज हैं उसमें भी मैथ्स आ जाता है। तो अगर जो बच्चा कॉमर्स विद मैथ लेना चाहता है या फिर साइंस में पीसीएम लेना चाहता है तो वो स्टैंडर्ड मैथ चूज करेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि कॉमर्स विद मैथ में भी 2 टाइप के मैथ्स आए हुए हैं, एक कोर मैथ और एक अप्लाइड मैथ। कोर मैथ और अप्लाइड मैथ में क्या डिफरेंस है? कोर मैथ मतलब जिसमें कुछ चैप्टर साइंस से रिलेटेड है, जैसे कि स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन, ये साइंस से रिलेटेड है। तो ये जो पीसीएम ले रहा है बच्चा 11 में, जैसे अब रिजल्ट आएगा 10th क्लास का, उसके बाद अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम लेना चाहता है तो उसमें वो पीसीएम में जो मैथ्स होगा वो कोर मैथ होगा, जिसमें कुछ चैप्टर्स सेम होंगे अप्लाइड मैथ से, बाकी कुछ चैप्टर्स होंगे साइंस से रिलेटेड। बट अगर कोई बच्चा कॉमर्स विद मैथ्स ले रहा है तो उसको वो अप्लाइड मैथ मिलेगा, जिसमें कुछ चैप्टर्स कॉमर्स से रिलेटेड होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड होंगे। तो इसलिए सीबीएसई अगर स्टार्टिंग में बेसिक और स्टैंडर्ड निकाल रहा है तो 11 में भी वो ऑप्शन दे रहा है
कि वो कौन सा मैथ्स यूज करना चाहता है, तो ये बेनिफिट मिल जाएगा। बट स्टैंडर्ड वाले के पास ज़्यादा ऑप्शन है। अगर बच्चा 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स यूज करता है तो 11 के में उसके बाद दोनों ऑप्शन है, वो चाहे कोर मैथ ले ले या फिर वो अपना अप्लाइड मैथ ले ले। बट अगर किसी बच्चे ने बेसिक मैथ्स ली है वो चूज नहीं कर सकता कोर मैथ, बिकॉज सीबीएसई उसको अलाउड नहीं करेगी। बट यहाँ पर एक और चीज मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लास्ट 2 ईयर से सीबीएसई हर बार एक अपडेट निकालता है और वह उस अपडेट में लिखा जाता है कि जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स ली थी 10th में वो उन बच्चों को अलाउड है कोर मैथ लेना। बट इस साल अभी तक कोई अपडेट नहीं निकली है, तो इस करके जो बच्चे इस साल 10th क्लास का वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, उनको अगर वो लेना चाहते हैं मैथ्स 11th में तो उनको कॉमर्स में सिर्फ मिलेगा अप्लाइड मैथ और साइंस में उसे सिर्फ कोर मैथ्स मिलेगा, बिकॉज सीबीएसई ने अभी कोई अपडेट नहीं निकाला। वो ये डिफरेंस है बेसिक कि स्टैंडर्ड और बेसिक में क्या डिफरेंस है। बट 10th तक मैंने अभी ये भी ऑब्जर्व किया है कि बच्चों के ऊपर प्रेशर है अभी भी, वो स्टैंडर्ड मैथ्स की तरह ही पूरा साल ट्रीट किया जाता है। अगर कोई बच्चा बेसिक मैथ्स लेता है उसको सिर्फ स्ट्रेस लेस कब मिलता है जब उसका बोर्ड एग्जाम होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ही 2 पेपर आते हैं, बेसिक मैथ्स और एक स्टैंडर्ड मैथ्स। बट स्कूल में अगर आप देखोगे प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं या फिर हाफ ईयरली एग्जाम हो रहे हैं या फिर यूटी एग्जाम हो रहे हैं 40 वाले, वो सारे आपके स्टैंडर्ड वाले ही होते हैं। बट कई स्कूल की बात कर रहा हूँ, बट कई स्कूल में रूल्स फॉलो होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि वो कौन से स्कूल है, बट अभी हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी एज ए टीचर हूँ मैथ्स का और मेरे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी हैं और ऑनलाइन भी है। वो पेपर हमें दिखाते हैं तो हम बेसिक स्टूडेंट्स वाले का अगर हम पेपर देखते हैं तो वहां पर लगता है कि वाकई में क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है जो बच्चा नहीं कर सकता। बट फिर भी हम क्या करते हैं कि उसको स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन कराते हैं जिससे वो तैयार हो जाए, इन केस अगर उसको ऐसा क्वेश्चन अगर दिख जाए तो वो अटेम्प्ट कर सके। आपसे पहले एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, 1 घंटा पूरा एक बच्चे पे लगा रहे थे, वो वहां से आपने स्टार्ट किया, मतलब कि जिसको कि बोल सकते हैं कि ट्यूशन का जो बिल्कुल बेसिक लेवल का ट्यूशन होता है वो वहां से आपने स्टार्ट करा। फिर आपने करा ग्रुप ट्यूशन जी, उसके बाद फिर आपने अपना ऑफलाइन कोचिंग ओपन किया, उसके बाद फिर आपने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया जी। और अब आप 2 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हो। तो ये जो जर्नी है ग्रोथ का, इसके बारे में आप बताओ कि इसमें ये कैसे हुआ, इसमें क्या चैलेंजेस आए, और अब ऑफलाइन से ऑनलाइन में आके या जब एक बच्चे को पढ़ा रहे थे और जब अब पढ़ा रहे हो तो आप अपने आप में क्या चेंज देखते हो? जी हाँ, काफ़ी चेंजेस आए, मेरे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जब हम 1-to-1 सेशन जा रहे थे तो वहाँ पर सिर्फ टीचर का ट्रायल नहीं होता, स्टूडेंट्स का भी ट्रायल होता है कि हम उसका लेवल क्या है। और प्लस हम अपना टीचिंग स्टाइल भी दिखाते हैं कि अगर हम जो पढ़ा रहे हैं हमारा जो टीचिंग स्टाइल है क्या वो उसको ग्रैब कर पा रहा नहीं पा रहा। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब हम 1-to-1 सेशन जाते हैं। बट जब मैंने 1-to-1 से ग्रुप ट्यूशन में कन्वर्ट हुआ तो वहां पर भी हमने ये देखा कि अब जैसे एक को एक पढ़ाना काफी इजी हो जाता है, बट अगर हम एक बैच लेके चल रहे हैं, अगर उसमें मिनिमम से मिनिमम अगर हम 10 to 20 स्टूडेंट्स भी रखें तो एक एक के ऊपर अटेंशन देना एक बिग टास्क हो जाता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा एक अलग स्ट्रेटजी यूज करी जो अदर इंस्टीट्यूट करते थे। अदर इंस्टीट्यूट में अगर देखा जाएगा तो मिनिमम 20 या 25 या 30 का बैच रखते हैं, पर अगर हम उसे देखें तो वो जस्ट लाइक स्कूल ही माना जाएगा। हाँ, सही बात तो है। इसलिए मैंने क्या किया कि हमने मिनिमम से मिनिमम 10 या 8 स्टूडेंट्स का बैच रखा, जिसमें हमने एक और चीज नहीं रखी कि जैसे वो 3 days इन ए वीक पढ़ा रहे थे तो हम 4 days इन ए वीक कर रहे थे, साथ के साथ हम संडे टेस्ट रख रहे थे और पेरेंट्स के साथ मीटिंग भी रख रहे थे, जिससे हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन भी रहे बच्चे के साथ। वो कौन से पॉइंट्स में अच्छा है, किस पॉइंट पे वो वीक है, वो हम उसको वीक टू वीक बता सकें, जिससे हमारा रिस्पॉन्स काफी बढ़िया आया बच्चों के ऊपर और रिजल्ट भी काफी अच्छा दिखने को मिला, जिस करके हम उसमें जल्द से जल्द ग्रो करने लगे। क्योंकि हम मार्केट में भी देख रहे थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कौन क्या गलती कर रहा है जिसको हम सुधारें। और जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पर अगर कोई मिडिल क्लास या फिर लो लेवल स्टूडेंट चला जाए, क्या उसकी एंट्री हो पाती है? नहीं हो पाती। बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज सबसे +1 फैक्टर होता है फीस इशू। तो इस करके हमने वो बच्चों को भी एनरोल किया जो बच्चे फीस पे नहीं कर पाते थे।
पर हम उनको ये नहीं कहते रहे कि आपका एक बैच अलग होगा, नहीं, उनको हम कंबाइन बिठाते रहे उनके साथ, और उनको हम ये बता रहे थे कि फर्स्ट डे कि आपने रिवील नहीं करना कि आपने फीस पे नहीं करी। ठीक है, ठीक है, और ठीक है। प्लस ये भी मत सोचना कि आप फ्री में पढ़ रहे हो, क्योंकि फिर आप सोचोगे कि यार सर हमारे ऊपर इतनी समाज सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हमने बोला कि आप जो चीज करने आए हो, जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज लेने आए हो, वो आराम से लीजिए, बाकी हमारी तरफ से जितना सपोर्ट होगा हम करेंगे। तो ये एक डिफरेंट थी हमारे इंस्टीट्यूट में जो अदर नहीं प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में हर कोई वेलकम था। और जब कोविड सेशन हुआ तो तब मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया, बिकॉज फाइनेंशियली पूरा जीरो हो गया। रेंट पे चढ़ा हुआ था मेरा इंस्टीट्यूट, और डे बाय डे उसका इंस्टीट्यूट का जो इनकम रेंट होता है वो भी पे करना, और प्लस कोविड में तो आप सही बोलोगे, कोविड में तो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे, किसी भी एग्जाम के इंस्टीट्यूट रहे होंगे, जी क्योंकि लॉकडाउन या पेंडेमिक आज तक हमने सुना ही नहीं था कि ऐसी भी कोई सिचुएशन होगी कि सब कुछ बंद हो जाएगा। जी और वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत थी कि स्टूडेंट्स को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और जो रेंट है या टीचर्स की सैलरीज वगैरह हैं, तो वो तो एक बहुत ही बुरा टाइम था, आप सही कह रहे जी। हो। तो आपने कैसे डील किया ऐसे टाइम पे? स्टार्टिंग में तो मेरे को काफ़ी दिक्कत आई, बट ये है कि वाइफ का सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट था। बट ये है कि माइंड में एक टेंशन तो रहती है, क्योंकि बेशक वो सो रहे हैं, बट एक माइंड में स्ट्रेस रहेगा कि मेरे को आगे सरवाइव कराना है अपनी फैमिली को, तो मैं कैसे अर्न करूंगा। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि अब क्या किया जाए, बिकॉज उस टाइम पे कुछ एडटेक कंपनी ऑलरेडी ऑनलाइन पढ़ा रही थी, जिनको इतनी दिक्कत नहीं हुई, बट हम जैसों को काफ़ी दिक्कत आई, क्योंकि हमें ना ऑनलाइन जूम क्लासेस लेनी आती थी, ना गूगल मीट, ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, कोई इक्विपमेंट्स का आइडिया नहीं था। तो इस करके पहले हमने उसे सीखा। पहले हमने एक प्रैक्टिकल किया, उसमें फेल हुए, एक चैनल हमने ओपन किया, वो नहीं चला, फिर हमने सोचा कि इसमें हम गलती क्या कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि यार ये चीज़ प्रॉब्लम है, बिग इशू है, जो अदर एडटेक कंपनी प्रोवाइड नहीं करा रहा। बिकॉज अगर हम अपने चैनल की बात करें तो यहाँ पर भी हम रेफरेंस बुक ही लेकर आए थे सबसे पहले मैंने वही चीज़ करी जो अदर कंपनी कराए थे, सिंपल बुक जो स्कूल में कराई जाती है एनसीईआरटी, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा। बट उसमें अगर हम व्यूज़ देखें तो ना के बराबर आ रहे थे। डेली मैं चेक करता था कितने व्यूज़ हो गए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर कोई चीज़ हम स्टार्ट करें तो बार बार एक मन में आदत होती है कि चेक कर लो कितने व्यूज़ हो गए, कितने व्यूज़ हो गए। तो मैं वो चेक करता रहा, और ना के बराबर होते रहे व्यू, उसमें से 2-3 तो मेरे ही होते थे। तो इसलिए वो मैं बाकी उसको, बाकी आपके घर वालों के होते होंगे। हाँ, वो मैं खुशी के लिए यार चलो 5-6 व्यूज तो आए। बट फिर मैं देखा कि एक्चुअली में गलती क्या हो रही है। तो मैं देखा कि ये चीज तो अदर भी करा रहा है, तो मतलब उसमें तो पहले से इतनी सारी ऑडियंस है, तो मेरे से वो क्या चीज लेने आया फिर, क्योंकि वो चीज तो उसे मिल गई। तो फिर मैंने देखा कि चलो रेफरेंस बुक डाल के देखते हैं। फिर मैंने एक वीडियो डाली, 2 वीडियो डाली, उसमें इतना अनएक्सपेक्टेड क्राउड आ गया जो पहले नहीं आया था। तो इस करके फिर मेरे को एक नीच मिल गया। तो मैं उसी पे काम करना स्टार्ट किया, और विद इन 3 मंथ्स मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। फिर मैंने पलट के नहीं देखा, बिकॉज मेरे को करना आ गया था उस पे। तो स्टार्टिंग में मेरे पास इक्विपमेंट्स कम थे, बट आपको बताया कि अगर आपके मन में चाहे और आपको एक मंजिल हासिल करनी है, तो आप कुछ भी एक नॉर्मल इक्विपमेंट्स भी फॉलो करोगे तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। बिकॉज आपके मन में कोई गलत चीज़ नहीं है, आपने एक फोकस सोचा हुआ है कि मेरे को यहाँ तक पहुँचना है। तो मैं एक सोल्यूशन प्रोवाइड करा था कॉपी पे। जैसे उस टाइम पे व्हाइट बोर्ड पे कोई करा रहा है, कोई स्मार्ट बोर्ड तो चलो अब आए हैं, बट ये कि उस टाइम पे व्हाइट बोर्ड पे काफ़ी करा रहे थे, या फिर आईपैड पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पढ़ाना, वो चीज़ हमारे पास नहीं थी। पर मैं क्या करता था, रात को बैठ के कॉपी पे क्वेश्चन लिखना, फिर उसके बाद उसे शूट डाउन करके उसे शूट किया और बच्चों को प्रोवाइड कराया। तो मेरे वाइफ कहती थी कि ये क्या अच्छा लगेगा, पर मैंने कहा अगर जिस बच्चे को सिर्फ सोल्यूशन चाहिए तो वो उसको लाइक करेगा, और बच्चों को अच्छा भी लगा, जिस करके फिर मैंने उसी पे काम करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से मुझे पता चला कि इक्विपमेंट्स फायदे तो होते हैं, बट अगर आपका कंटेंट बढ़िया है, बेशक आप उसे नॉर्मल वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो आगे जाके अच्छा इम्पैक्ट देगा। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। ये चीज़ आपने सही भी बोली कि जो लॉकडाउन का टाइम था, वहाँ पे जो कन्वेंशनली ऑफलाइन टीचर्स हुआ करते थे, मतलब कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते थे, उनको जब एक साथ ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करना पड़ा, तो वो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए भी था कि वो compete कर रहे थे उन एडटेक कंपनी से जो कि कोर बिजनेस मॉडल ही जिनका ऑनलाइन पढ़ाना है। जी तो मेरा भी जो एक्सपीरियंस है एडटेक कंपनीज का या फिर बाकी जो मैंने देखा है, तो ये था कि वो एक बहुत डिफ़िकल्टी तो होती है। मतलब आप एक बहुत अच्छे टीचर हो, आप क्लासरूम में ऑफलाइन बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, लेकिन वही काम जब आपको कैमरे के सामने करना पड़ जाए, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जो कि
उतना कंफर्टेबल नहीं थे, मे बी टेक्नोलॉजी के लिए या फिर ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था वो टाइम कि ऑफलाइन से ऑनलाइन स्विच करना? काफ़ी डिफिकल्ट था, बट ये है कि एक मेरे में प्लस पॉइंट था कि मुझे कैमरा फोबिया नहीं था। बिकॉज कोविड टाइम जब हम फ्री थे, कुछ नहीं कर रहे थे, तब आपको ही पता होगा कि मोस्ट ऑफ दी जो इंडियंस थे वो टिकटॉक में लगे हुए थे। हाँ, टिकटॉक पे वो बढ़िया, सब हाँ वीडियोस बना रहे थे, जी। 10 10 15 सेकंड के। जो ओल्ड एज हो गए या फिर जो बच्चे हो गए वो अपना हुनर दिखा रहे थे टिकटॉक पे, और उनमें से एक मैं भी था। अच्छा। क्योंकि मेरे को फेम कमाना काफ़ी इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, कि मेरे को एक फेम कमाना है अपना। बट जैसे ही मैं वहाँ पर थोड़ा सा सब्सक्राइबर गेन करे वहाँ पर टिकटॉक में, टिकटॉक तो बैन हो बाद गया। में पता चला कि टिकटॉक टिकटॉक बैन हो गया। तो मेरे को लगा कि जिसमें मैं नहीं। हाथ डालता हूँ वो चीज़ बंद हो जाती है। नहीं, वहां पे तो ये भी था कि बहुत सारे ऐसे थे जिनके कि आप मान लो कि टिकटॉक के जो टॉप में जो लोग थे जिनके जी मिलियंस वगैरह में फॉलोअर्स थे, मतलब अब तो खैर वो इंस्टाग्राम वगैरह पे आके सेलिब्रिटीज जी वगैरह बन गए हैं, लेकिन मतलब वैसे वो टेक इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन आप उनका भी देखो तो एक बहुत बड़ा आपने एक एम्पायर वगैरह बनाया टिकटॉक पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, और वो जब एक साथ बंद हो जाता है जी तो बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में तो वो आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स ही आपके लिए एक बहुत, आप मान लो ना कि वही तो आपका एसेट है। जी मतलब कि उसको आप डिजिटल करेंसी बोल सकते हो अपनी, या जो भी फेम वाली बात आपने बोली जी कि आप टिकटॉक के जो आपके फॉलोअर्स हैं, मतलब आपके फॉलोअर्स की वजह से आपका फेम है, जी और वो प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया। जी। तो उस टाइम आपको फिर कैसा सिचुएशन था, आपको कैसा लगा? नहीं, वहां से मुझे एक चीज सीखने को मिली कि एक चीज पे डिपेंड होना खराब है। हम्म। बिकॉज अगर जैसे आज टिकटॉक बंद हो गया तो मेरे वो ऑडियंस तो गायब होगी, क्योंकि उनके साथ मेरा सिर्फ वही तक इंटरेक्शन था, हम्म। कोई नंबर वगैरह शेयर नहीं था। तो फिर मैंने देखा कि अगर मैं किसी और चीज पे जाऊंगा हम्म। तो मैं एक बैकअप भी लेके चलूंगा, क्योंकि इन फ्यूचर अगर वो भी चीज बंद हो जाती है तो मैं तो जीरो हो जाऊंगा। हम्म। तो इसलिए एक चीज पे डिपेंड होना हमेशा नहीं रहता, क्योंकि फ्यूचर में वो कभी भी बंद हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें इंडिया में, ठीक है, हमारा कोई कुछ भी अपना नहीं है, हम टोटली अदर कंट्री पे डिपेंड है। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो। बट अगर हम अदर कंट्री की बात करें, लाइक चाइना, चाइना क्या करता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता। जैसे चैट जीपीटी होगी, जैसे आज डे बाय डे चैट जीपीटी बहुत चल रहा है। हाँ, वो भी स्टूडेंट्स वो वगैरह भी वो कोई भी भी बाहर अपना, गई है, वो भी हाँ अमेरिका का ही है। हाँ, जैसे कोई भी कोर्स वगैरह या फिर अगर कोई अपना होमवर्क करना है, चैट जीपीटी में डाला, वहां से पूरा निकाल लिया। तो टोटली इंडियन क्या हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। बट हमारा अगर चाइना की बात करें तो चाइना का अपना चैट जीपीटी है, यूट्यूब भी उनका अपना है। इन केस अगर अदर कंट्री का बन भी होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। बट आज अगर हम देखें तो हमारे जितने भी यूथ हैं या फिर जो इतना नंबर ऑफ सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, आज अगर यूट्यूब बंद हो जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो संभालना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज मैक्सिमम ऑडियंस जो है, जो इंडियन है पॉपुलेशन, वो डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पे। और डे बाय डे वो इंक्रीज होता जा रहा है, बिकॉज अब बच्चा शॉर्टकट के ऊपर भाग रहा है। वो सोच रहा है कि सोशल मीडिया में एक बार फेम कमा लो, पैसा अपने आप आ जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं होता, ये चीज़ गलत है कि सोशल मीडिया में लोग सोचते हैं कि पैसा इतनी इजीली मिल जाता है, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी काफ़ी कंपटीशन है। अगर हम कोई चीज़, हमें बाहर से ऐसा लगता है कि ये चीज़ बहुत अर्न कर रहा होगा, पर अगर हम उसमें इन्वॉल्वमेंट दें तो हमें पता चलता है कि उसमें कितना काम है। तो इसलिए मैं तो यही बोलूँगा कि एक चीज़ पे कभी भी डिपेंड ना रहे, अपना भी हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा बैकअप पे तौर पे। सोशल मीडिया पे फेमस होना भी कितना डिफिकल्ट है आपके हिसाब से? लक मैटर करता है। जैसे कई इतने हैं कि क्रिएटर्स जो इतनी मेहनत कर रहे हैं बट वो अचीवमेंट नहीं ले पा रहे। उनका कंटेंट हम ये नहीं कहेंगे कि खराब है, वो पूरा एफर्ट दे रहे हैं। क्योंकि आपको अगर बताऊं तो एक सेकंड में 5 लाख वीडियोस अपलोड होती हैं, और उस 5 लाख में से अगर हम अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उसको ओपन कराना एक बिग टास्क है। नए नए क्रिएटर्स आफ्टर कोविड इतने आए हैं, और यूट्यूब में जो क्रिएटर्स आए हैं वो अब कोविड के दौरान इंक्रीज हुए हैं। पहले यूट्यूब कौन यूज करता रहा, ना के बराबर था, क्योंकि 2010 से यूट्यूब आया है इंडिया में। पर उसके बाद कमी जो क्रिएटर्स थे जो वहां पर बैठे हैं, जो आज बैठे हैं इतने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर लेके, जो अदर काम भी कर रहे हैं, वो टोटली सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं है। अगर आप देखोगे, अगर हम XYZ, अगर आप कैरी मिनाटी या फिर आशीष चंचलानी का जैसे नाम ले, तो वो सिर्फ क्या यूट्यूब पे काम कर रहे हैं? नहीं, वो तो अदर प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये खत्म हो गया तो हम और क्या करेंगे। बट आज की यूथ ये नहीं सोच रही। वो सोचिए कि सिर्फ यूट्यूब पे कमा लो या फिर XYZ सोशल मीडिया पे कमा लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है। काम मिलना इतना इजी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर एक घर में से एक क्रिएटर निकल जाता।
पर वो चीज़ नहीं है। बट ये है कि हम ये चीज़ दे देंगे कि अगर आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है तो आप उसको दिखाएं ऑडियंस के सामने। अगर ऑडियंस को अच्छा लगता है तो आपको 101% अचीवमेंट जरूर मिलेगी। बट पेशेंस रखिए, एकदम से नहीं मिल जाती। वो एक 100 में से एक बच्चा होगा और लक वाला जिसको एकदम से फेम मिल जाता है। बट कईयों को 1 साल, 10 साल, 5 साल, जैसे हमें 3 साल हो गया यूट्यूब पे काम करते हुए। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर तो हमें अचीवमेंट मिलेगी, नहीं। अभी भी हम फर्स्ट डे जैसा ही काम करते हैं, जिससे हम और अच्छा कंटेंट अपने ऑडियंस को प्रोवाइड करें। जो मेरे फॉलोअर्स हैं या फिर जो अदर फॉलोअर हैं जिनको हम वेलकम कर रहे हैं अपने चैनल पर, तो वहां पर मैं उनके लिए ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ जो उनके लिए यूजफुल हो, उससे कुछ सीख के जाए वो। तो इसलिए मैं तो अदर्स को भी यही रिकमेंड करूंगा कि आप मेहनत करें, ये मत सोचिए कि पैसा कमाना है। क्योंकि दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं, एक पर्सन होते हैं, एक आता है सिर्फ फेम कमाने, एक आता है पैसा कमाने, और एक आता है सिर्फ ऑडियंस का दिल जीतने। तो इसलिए तीनों में से देखा जाए तो ऑडियंस का दिल जीत लो तो वो दोनों चीजें तो अपने आप ही आ जाएंगे। तो इसलिए मैं ऑडियंस का दिल जीतना चाहता हूँ। एजुकेशन के फील्ड में अगर मान लो कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है या कोई टीचर बनना चाहता है और ऑनलाइन पढ़ाना चाहता है, तो क्या स्कोप है उसके? हाँ, काफी स्कोप है। बढ़िया है कि स्टार्टिंग में उसे काफी चैलेंज दिखेगा, क्योंकि अदर क्रिएटर्स भी बैठे हुए हैं जो ऑलरेडी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। बट जैसे कि आपको पता है कि एनिमेशन आज डे बाय डे इंडिया में आ रहा है। एनिमेट करेक्टर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। अगर वो टेक्नोलॉजी यूज करेगा, अगर कोई नया क्रिएटर आ रहा है जो अपनी जगह बनाना चाहता है, तो वो जल्दी बना पाएगा। बिकॉज अगर वो सेम कंटेंट जैसे अदर क्रिएटर प्रोवाइड करा रहे हैं तो देन वो तो फिर टिक नहीं पाएगा, बिकॉज उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि उसके अभी व्यूज कम होंगे, नंबर ऑफ फॉलोअर्स कम होंगे। तो इसलिए उसको कुछ एक हट के एक लेके आना पड़ेगा कंटेंट, जो विजुअलाइजेशन में या फिर इम्पैक्टफुल ज्यादा हो, जो ऑडियंस को काफी अच्छा लगे और यूनिक लगे, तभी वो काफी अच्छा अचीव कर पाएगा। नहीं, लेकिन टीचिंग में क्या यूनिक कर सकता है वो? एक मुझे ध्यान आ रहा है कि एक टीचर हैं और वो क्या है, उनका ऐसे रहता था कि किसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया, आई थिंक गवर्नमेंट एग्जाम्स के वो टीचर हैं, और पढ़ाने के बाद फिर वो बोलते थे लाइक शेयर ठोकिए, वो बोलिए जय महाकाल। जी शायद आपने देखा भी होगा वो। जी तो उनका यही था कि वो क्रिएटिविटी करने के लिए, या अलग पांडे जो है हमारे फिजिक्स वाला, जी उनका भी बच्चों को जो ग्रीड करने का तरीका था, या बच्चों के साथ एक कनेक्ट बनाने का तरीका था, जिससे आप देखो कि एक इतना बड़ा कंपनी उन्होंने जी स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब से ही उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट जी। किया था। तो क्या यूनिक कर सकते हैं अगर करना है तो? हाँ, जैसे आपने बात करी अभी फिजिक्स वाला अलग सर की, हम्म। तो मैंने उनकी वेब सीरीज भी देखी थी। तो मैंने उनका स्टोरी देखा इसलिए कि वो एक्चुअली में इस लाइन में आए कैसे। हम्म। क्योंकि स्टार्टिंग में वो जॉब क्या कहते हैं, अपना कॉलेज में थे, पर ड्रॉप आउट हुए क्योंकि उनको कॉलेज में क्या कहते हैं मन नहीं लगा, क्योंकि वो टीचिंग लाइन में जाना चाहते थे। स्टार्टिंग में उन्होंने XYZ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना स्टार्ट किया, बट वहाँ पर उनको जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा लग रहा था बच्चों को उनका टीचिंग स्टाइल। बट जैसे कि आपको बताया कि किसी भी अगर हम जॉब फील्ड में जाते हैं तो अदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, इग्नोरेंस दिखाते हैं, जेलेसी दिखाते हैं कि यार ये यहाँ पर इतना क्यों टिक गया। तो ये चीज़ उनके सामने भी आई, फेस की। तो इस करके फिर उन्होंने देखा कि यार कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फीस पे नहीं कर पाते और जिनको कंटेंट मिलना चाहिए, हाँ। उनको एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। तो इस करके फिर वो एजुकेशन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर आए और वो स्केल को बढ़ा के लेके चले गए, और बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा। और उनका जो टीचिंग स्टाइल था, जिनको मैं भी आज देखता हूँ और फॉलो करता हूँ, और उनका एक चीज़ ये कहना है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर क्या कहते हैं उतरे हो, तो उसको जब तक आप मेहनत करते रहो जब तक वो मिल ना जाए। और मैं भी डेली यही चीज़ प्री प्लान करता हूँ कि अगर मेरे को कोई चीज़ पानी है तो उसके लिए काम करना है। वो बेशक मुझे एक ड्यूरेशन के बाद मिले, बट उस पर डे बाय डे काम करते चले जाना है। तो इसलिए कुछ नया चीज़ लेकर आनी चाहिए। जैसे अब हर कोई क्या कर रहा है, अब जैसे स्मार्ट बोर्ड का जमाना आ गया, हर कोई स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहा है। बस स्मार्ट बोर्ड में अगर वो सिर्फ एनिमे करेक्टर के हिसाब से लेकर आए, जैसे अब ऑडियंस के साथ जुड़ जाए, जैसे कोई भी एक कार्टूनिस्ट करेक्टर बन के बात करे, तो देन ज़्यादा कनेक्ट बनेगा। ये चीज अभी तक कोई नहीं लेकर आया, जो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। किसी जो अगर कोई बनना चाहता है क्रिएटर, जो इस लाइन में आना चाहता है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि जैसे आयरन के कुछ करेक्टर्स हैं, जैसे एवेंजर्स के कुछ करेक्टर हैं, अगर वो उसको नाम को रिप्रेजेंट करे और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करे कि मैं थ्रोन हूँ या फिर मैं कुछ आयरन मैन हूँ, तो उससे क्या होगा, ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा और एक नई चीज दिखेगी। तो वो जल्दी क्या हो जाएगा, बच्चा उसके साथ इन्वॉल्व करेगा।
जैसे अलग पांडे सर का भी है ना, अलग पांडे सर आई थिंक उनके किसी इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि किसी ने उनको यही पूछा कि भाई तुम ये क्या स्टार्ट करो, तुम क्या क्या करोगे अपना बिजनेस करके, शायद उनके किसी फैमिली मेंबर ने ही पूछा था कि कोचिंग कोचिंग करके या अपना कुछ स्टार्ट करोगे तो क्या स्टार्ट करोगे, तुम क्या बनोगे, तुम चाय वाला बनोगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं चाय वाला नहीं, मैं फिजिक्स वाला बनूंगा। तो आई थिंक जो फिजिक्स वाला नाम भी आया था उसी वजह से आया था। जी। हाँ, वो ये क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं तो इनकी सिस्टर ने ही पूछा था फोन करके, हम्म। क्योंकि जब इन्होंने अपनी सिस्टर को कॉल किया कि मैंने कॉलेज छोड़ दिया है हाँ। और जो मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था इंस्टीट्यूट में, मैंने वो भी छोड़ दिया है। तो हम्म। देन उसकी सिस्टर ने बोला था कि अब तूने सब कुछ छोड़ दिया ना, तू इंस्टीट्यूट जा रहा है तो क्या चाय वाला ठेला खोलोगे, चाय वाला बनोगे? हम्म। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने अब सोच लिया कि अब मैं बनूंगा फिजिक्स वाला। हम्म। तो देन वहां से फिर उनका एक नाम आया और उन्होंने एक लोकल ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट किया था पहले, जहाँ पर कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते थे। हम्म। फिर उन्होंने देखा कि यार इससे तो मैं जो चीज़ सोच रहा था, जो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, वो तो नहीं हो पा रही, बिकॉज वो तो एक नॉर्मल स्केल पे मैं काम कर रहा हूँ। पर मैं ऐसे ही बच्चे अगर मैं देखूँ तो अदर स्टेट में भी होंगे, अदर कंट्री में भी होंगे, तो उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें? तो इस करके फिर वो ऑनलाइन सेक्टर में आए और उस टाइम कोविड भी था, तो इस करके उनको जल्दी रिजल्ट मिला। हम्म। ये नहीं कि सिर्फ वही टीचर बेटर है, अदर ऑफलाइन टीचर्स भी हैं काफ़ी जिनसे हम पढ़कर अपना फ्यूचर बनाकर बैठे हैं। क्योंकि कई लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन में ही टीचर बढ़िया हैं, पर मैं यहाँ पर उनको भी गाइड करना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि जो ऑनलाइन टीचर है बस वही बेटर होते हैं, हम्म। बट कई ऑफलाइन टीचर्स भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो फ्यूचर बना रहे हैं। बिकॉज अगर हम अपनी बात करें तो आज से 20 साल पहले ऑनलाइन तो कुछ था ही नहीं। कुछ तो आई थिंक हम आप सही कह रहे हो कि अगर कोविड से पहले भी हम लोग देखें तो ऑनलाइन के नाम पे भी कुछ पेन ड्राइव वगैरह के कोर्सेज हुआ करते थे, बस कि जी आपको वो पेन ड्राइव में पूरे कोर्सेज रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, वो आप घर में वीडियो प्ले करके देख सकते हो। जी। तो इसलिए बच्चों को एक मन में जो एक गलत पॉइंट डाला हुआ है कि सिर्फ ऑनलाइन टीचर ही बेटर है तो ऑनलाइन में मूव ऑन करना चाहिए, नहीं, ऑफलाइन भी बेटर है। बिकॉज ऑफलाइन में क्या होता है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन बन जाता है, एक बॉन्डिंग बन जाती है, तो इसलिए ऑफलाइन टीचर्स भी बेटर है। तो यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ ऑनलाइन बेटर टीचर है, ऑफलाइन बेटर नहीं है। दोनों बेटर है, दोनों अपनी जगह बेस्ट काम कर रहे हैं जिससे स्टूडेंट्स का फ्यूचर अच्छा बने। वो हर जगह पे मौजूद रहते हैं बच्चों के, कहीं पर भी अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो टीचर उनके पीछे खड़ा है। तो मतलब एक ये डिबेट भी होता है, मतलब कि वो बोलते हैं कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे पढ़ाना चाहिए या फिर कैसे पढ़ना चाहिए। तो आई थिंक जो आप बोल रहे हो, तो मेरे हिसाब से ये ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन हो गया। जी कि आपको सिर्फ ऑफलाइन नहीं पढ़ाना है, सिर्फ ऑनलाइन नहीं पढ़ाना है, जी आपको ऑफलाइन भी पढ़ाना है और आपको ऑनलाइन भी पढ़ाना है। जी। हाँ देखो, दोनों का अगर देखा जाए तो दोनों के बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। हम्म। अगर मैं बात करूं ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में जैसे गर्ल्स के लिए थोड़ा सा इश्यू हो जाता है, जैसे लेट क्लासेस है, तो जैसे कि आजकल ज़माना थोड़ा सा ख़राब है, तो इस करके वो पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरी गर्ल टाइम पे आ जाए, तो वहाँ पर एक वो फैक्टर देखा जाता है। बट ये है कि ऑफलाइन में इंटरेक्शन सही रहती है, बॉन्डिंग सही रहती है, फेस टू फेस अगर डाउट है तो ऑन द स्पॉट पूछ लिया जाता है। बट अगर हम और पर ये है कि ऑफलाइन में हम लार्ज स्केल पे नहीं पढ़ा सकते। अगर हम किसी भी XYZ एरिया में है तो हम उसी के एक रेंज हो जाएगी हमारी, वहाँ के हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ आकर पढ़ के जा सकते हैं। बट अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो उसके प्लस पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट ये है कि वो एक पोर्टेबल है, कि मतलब कि कहीं पर भी आप चले जाओ, वहाँ पर आप अपने मोबाइल खोला और आपने स्टडी कर लिया, वहाँ पर कोई टाइम इशू नहीं है। अगर आपको उस टाइम पे 4 to 5 अगर आपका कोई अदर प्लान बना हुआ है तो आप रात को भी पढ़ सकते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है। बाकी इसमें एक ड्रॉबैक्स ये हो जाता है कि आइज आपकी खराब हो सकती है क्योंकि आप ज़्यादा सर्वे कर रहे हो। बिकॉज जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि मोबाइल मत यूज़ करो, बट आज स्टूडेंट्स को एक बहाना मिल गया है कि मैं तो इसमें पढ़ रहा हूँ, बेशक वो अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, वो उन्होंने एक फोल्डर खोला होता है, जैसे पेरेंट्स आए उसने बंद कर दिया और दूसरी विंडो खोल दी। तो ये काफ़ी एक फेस किया जा रहा है। पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि सर हम जब भी उसे देखें तो लैपटॉप पे बैठा रहता है या फिर मोबाइल पे सर्फिंग करता रहता है। जब हम आते हैं कहते हैं कि आप सर के नोट्स कर रहे हैं, सर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर मैं किसी का लेक्चर देख रहा हूँ, ये हमें सुनने को मिलता है। तो हम उसे मना भी नहीं कर सकते और हम उसे रोक भी नहीं सकते, तो हम क्या करें? तो हमने फिर यही बोला है कि आप उनका एक टाइम लिमिट बांध दो, क्योंकि हम पेरेंट्स को भी कनेक्ट करके रखते हैं कि अगर हम कोई असाइनमेंट दे रहे हैं या फिर हम कोई वीडियो कर रहे हैं तो इस ड्यूरेशन में हम डालेंगे, जिससे बच्चा सिर्फ नेट सर्फिंग ना करता रह जाए। क्योंकि कई बच्चे टाइम भी बहुत वेस्ट करते हैं, वो चीज़। हाँ, ये बात आपने सही बोली कि वो पेरेंट्स को भी एक तरीके से बेवकूफ़ी बना रहे हैं, या मतलब पेरेंट्स को क्या, वो अपने आप को भी बेवकूफ़ी बना रहा है बच्चा, जी कि अगर वो सिर्फ, और ये इंटरनेट के टाइम पे कभी कभी ऐसा भी होता है
आई थिंक वो यूट्यूब पे तो काफ़ी कॉमन भी है कि मान लो मैं रविंद्र सर के वीडियो देखने के लिए गया कोई लेक्चर का, क्लास जी का, रिकमेंडेशन में साइड में मुझे और वीडियोस भी दिखते रहते हैं। मन तो बच्चे का चंचल रहता ही है। जी एक वीडियो यहाँ पे देखा, स्क्रॉल करके यहाँ पर आ गया, आपका 10 मिनट वीडियो देखा, 2 घंटे ऐसे रैंडम वीडियोस देख जी लिए उसने, और बाद में बच्चे को भी गिल्ट फील हो रहा है जी कि मैं तो पढ़ने गया था, मैंने क्यों अपना टाइम वेस्ट कर दिया। हाँ, ये चीज़ काफ़ी फेस होती है देखने को जब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे हम अक्सर ऐसी वीडियोस भी बनाते हैं कि आप क्या स्क्रॉल ही करते रह जाओगे, अब तो टाइम आ गया, अब तो पढ़ लो। हम्म, ऐसे हम मैसेज देते रहते हैं जिससे वो थोड़े से अलर्ट हो जाएं। हम्म, बट पहले क्या होता था कि बिफोर कोविड अगर कोई बच्चा नेट सर्फिंग कर रहा है तो इमिडिएटली पेरेंट्स ले लेते थे फ़ोन, क्योंकि उनके पास रीज़न ही होता था कि हम कोई लेक्चर देख रहे हैं हम्म, या फिर हम कोई असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हैं। बट आफ्टर कोविड अब बच्चों के पास भी एक रीज़न आ गया है कि हमारे पास अब एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम XYZ इंस्टीट्यूट का हम पढ़ रहे हैं या रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं या फिर कोई रिकॉल कर रहे हैं या फिर स्कूल की तरफ से कोई असाइनमेंट आई है जो हमें काम करना है, या फिर अगर हम आज स्कूल नहीं गए तो उसका हॉलीडे होमवर्क आ गया है वो हमें सबमिट करना है। तो ये लॉट ऑफ रीजन है स्टूडेंट्स के पास जो अपने पेरेंट्स को बोलता है, जिस करके पेरेंट्स कुछ नहीं कर पाता। हम्म, तो इस करके ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पर हम इसका क्या सोल्यूशन करें, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान है कि हम इसका क्या सोल्यूशन निकालें। बिकॉज अगर स्टूडेंट्स की तरफ से देखा जाए तो वो भी अपनी जगह ठीक है, बट कई स्टूडेंट्स उसको मिसगाइड भी करते हैं, हम्म, ठीक है, उसे मिस यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे जैसे पेरेंट्स गए, विंडो करी दूसरी और अपना स्टार्ट लग गए, कोई कर रहा है गेम खेल रहे हैं, कोई अपना रील्स देख रहे हैं, तो अपना लॉट ऑफ टाइम खराब करते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ इसके अंदर ये भी है कि आप मान लो पढ़ ही रहे हो या वैसे भी आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो इंटरनेट पे, अगर बहुत ज़्यादा देर आप स्क्रीन को देख रहे हो तो वो आपकी आई साइड के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी तो थोड़ा सा इम्पैक्ट करता ही है आगे चल के। जी तो क्योंकि ये सुनने में भी आता है आजकल के पेरेंट्स के भी बहुत कंप्लेन है कि बच्चा जो है आजकल क्या है, पूरे टाइम फ़ोन पे ही लगा हुआ है, पढ़ाई भी फ़ोन पे कर रहा है, उसके बाद कुछ वीडियोस वगैरह देखना है तो भी फ़ोन पे ही कर रहा है, जी खेलना है तो वीडियो गेम वगैरह भी फ़ोन वगैरह पे ही खेल रहा है, बाहर जा ही नहीं रहा है, हाँ, उसकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई। ज़ीरो हो गई है। मतलब हमारे टाइम पे क्या हुआ करता था कि पेरेंट्स को बच्चे को बाहर से चला गया वो खेलने, बुलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी जी कि बच्चा बाहर खेल रहा है कई कई घंटे, कि चलो घर भी आ जाओ। आज के वाले केस में क्या हो रहा है कि पेरेंट्स बच्चे को पुश कर रहे हैं, कह रहे बाहर जाके खेलो, बाहर जाके खेलो, बच्चा घर के बाहर जा ही नहीं रहा है। जी तो उसमें क्या हो रहा है कि जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, मतलब आप बाहर जाके खेलोगे, आसपास के लोगों से कुछ मिलोगे, तो एक जो आपका सोशल कनेक्टिविटी भी बनेगा। मतलब इंटरनेट पे भले ही आपके 1000 फ्रेंड्स हैं या कुछ भी हैं, बट रियल लाइफ में आपका वो सोशल कनेक्शन उतना बन नहीं पा रहा है। हम्म तो आप ऐसे में क्या एडवाइस करोगे पेरेंट्स को या फिर स्टूडेंट्स को कि क्या मैं करना तो चाहिए? यही एडवाइस दूंगा पेरेंट्स को कि एक लिमिट बांध दीजिए कि आपको सिर्फ 2 आवर्स देना है अपना फ़ोन। और मैं कुछ पेरेंट्स को ये भी एडवाइस दूंगा कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं लोअर क्लासेस में, उनको एक नया फ़ोन दे देते हैं हम्म, कि उनको इतनी जल्दी फ़ोन की आदत ना दिलवाए, हम्म, अपना ही फ़ोन उनको यूज़ करने के लिए दीजिए, जिससे 1-2 आवर्स का लिमिट बांध दीजिए, जिससे वो सिर्फ उसी में ही देखे। अपना कुछ भी काम करना है, लाइक अपना हॉलीडे होमवर्क करना है या फिर कोई असाइनमेंट देखनी है, लेक्चर, उसी में, ये नहीं कि ये सिर्फ खेलने का टाइम है अलग उसको काम करने के लिए अलग दे रहे हो। हम्म, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो बाहर भी जाएगा और खेलेगा बच्चों के साथ। क्योंकि फ़ोन में क्या होगा, उसकी मेंटल चलो ग्रोथ हो रही है 1%, अगर वो कुछ गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है या नॉलेज ले रहा है, मेंटल ग्रोथ ठीक है, बट उसकी फिजिकल ग्रोथ जीरो है। हम्म, और कई बच्चे अब ये सफ़र भी कर रहे हैं क्योंकि वो जैसे लगते तो 12th क्लास के 11 के है, बट उनके अगर हम हाइट देखेंगे तो वो डाउन है, काफ़ी छोटे हैं, बिकॉज उनकी फिजिकल एक्टिविटी जीरो है, जिस करके उनकी जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हो वो पाई। नहीं हो पा रही। और प्लस कई बार फ़ोन में ऐसे भी होता है कि कुछ जैसे आपने कहा कि एड्स वगैरह बीच में आती हैं, तो कई बार अगर मान लो क्लिक होगी गलती से और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन निकल गई तो बच्चा गलत डायरेक्शन में मूव ऑन हो सकता है। तो इसलिए पेरेंट्स को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए कि बच्चे को इतनी जल्दी फ़ोन ना दे। जैसे हमारी बात हुई तो हमें 12th के बाद मिला, वो भी क्यों मिला, बिकॉज मैं आउट ऑफ दिल्ली जा रहा था कॉलेज में पढ़ने, तो इस करके बातचीत करने के लिए उन्होंने फ़ोन दिया, और वो भी कीपैड वाला, क्योंकि उस टाइम पे कोई एंड्रॉयड फ़ोन आता नहीं था, टच स्क्रीन नहीं आता था, कीपैड फ़ोन था छोटा सा और स्क्रीन इतनी सी होती थी। बट हमने भी उसमें और सर्वाइव इंटरनेट किया। भी नहीं हुआ करता था हाँ, उस टाइम पे। इंटरनेट तो था नहीं, और जो प्लान होता था वो इतना महंगा होता था, प्रीपेड प्लान।
बट यहाँ पर मैं यही एडवाइस दूंगा बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, थोड़ा सा यूज कम करें। अच्छी बात है, गैजेट में इंफॉर्मेशन बेटर है, बट उसमें कुछ कॉन्स भी हैं, हम्म कॉन्स भी है, प्रोस भी है, तो इस करके लिमिट में यूज करें, थोड़ा अपना बाहर भी यूज करें, क्योंकि फ्यूचर में तो आपने इन चीज़ों पे ही काम करना है। क्योंकि डे बाय जो जो नई यूथ आ रही है, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, वो सारी वर्क फ्रॉम होम या फिर टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होने वाला है। हार्ड वर्क तो आजकल है ही नहीं, सारा मेंटल वर्क या फिर स्मार्ट वर्किंग ही होती जा रही है। बट आपको अभी तो जो आपका फिजिकल ग्रोथ करना है, जो बच्चों के साथ आप मिलोगे, उनसे नई चीज़ें सीखोगे, क्या चल रहा है क्या नहीं, वो तो आप बाहर जाके सीखोगे, आप चैट में थोड़ी वो चीज़ सीख सकते हो। हम्म तो इसलिए ये चीज़ मैं उनको बोलूँगा कि आप थोड़ा सा इससे हट के उनको बाहर भेजना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब लगेगा बच्चों को, बट धीरे धीरे वो भी आदत बनाएंगे अपनी। और ये तो घूम फिर के वो भी रहा है कि अभी अगर बच्चों को ऐसा आदत पड़ गई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने की, आगे चल के इसी को आप कंटिन्यू करोगे तो जो यंग एज में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों को ये लाइफस्टाइल डिजीजेस वगैरह हो रहे हैं, जी उसका मेन कारण तो यही है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं। जी। हाँ, डॉक्टर भी जैसे आजकल देख रहे हैं, पहले क्या होता था कि जैसे मैंने अभी लास्ट वीक में अपना चश्मा बनवाने गया, तो उसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर, उन्होंने जो मेरे साथ शेयर किया, हम्म कहते हैं कि जैसे हम पहले देखते रहे कि जो 1-2 साल के जो बच्चे होते हैं, उनका हम जो चश्मा बनाते थे, वो महीने या 3 महीने में 1 या 2 बनाते थे। हम्म। बट अब 1 महीने में हमें ऑर्डर आता है मोर देन 50। तो मतलब कि अच्छा, छोटे बच्चे का। छोटे बच्चे का, हम्म जो 1-2 साल के होते थे, कहते हैं कि क्योंकि हमें तो इस लाइन में 30-35 साल हो गए, तो हम पहले हम ये देखते रहे कि जो छोटे बच्चे हैं उनका चश्मा तो नाक के बराबर बनता था। अब बड़ों का कम बनने स्टार्ट हो रहा है, बट अब छोटे बच्चों का ज्यादा हो गया है। क्योंकि आजकल आजकल बच्चा 6 महीने की एज से स्क्रीन देखना स्टार्ट कर देता जी। है ना। अब कई सोचते हैं कि हम्म हार्मोन इश्यू होगा, क्योंकि हम्म पेरेंट्स को लगा है चश्मा, जिस करके बच्चों को भी लगेगा। हम्म बट ये फैक्टर नहीं है। अगर आप उसे फोन दे रहे हो और अपने आप को मूव ऑन कर रहे हो, आप अदर काम कर रहे हो जिससे बच्चा आपको परेशान ना करे, तो इस करके यहाँ पर मैं जिम्मेदार पेरेंट्स को भी कहूंगा कि पेरेंट्स अपना काम करने के चक्कर में कि वो मुझे डिस्टर्ब ना करे, जिस करके उसको एक फोन दे देते हैं और वो फोन में लगा रहता है, जिससे वो अपना काम कर सके। बट और इसीलिए अगर आप देखोगे कोकोमेलन या बेबी शार्क का जो जी है, वो यूट्यूब पे आप मानो वो यूट्यूब पे टॉप यूट्यूब चैनल्स में आते हैं जो जी इनके व्यूज हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा वो कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है। जी वो जितने भी ये बच्चों के चैनल्स हैं जो बच्चों के कार्टून्स या एनिम टाइप वीडियोस बना रहे हैं, सॉन्ग्स बना रहे हैं, जी तो ये मेनली क्या है, इसको बच्चा ही देख रहा है। जी और आपने बात सही बोली कि जब वो इसमें पेरेंट्स ये बोलते हैं कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, बच्चे को एंगेज करने के लिए कहीं ना कहीं पे आपको लगाना है, जी तो आपने बच्चे को स्क्रीन स्टार्टिंग से ही दे दिया। जी। हाँ, क्योंकि देखो सपोज मान लो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं पेरेंट्स और वो बार बार परेशान कर रहे हैं, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए आपने उसे मल्टीमीडिया दे दिया। हम्म स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि चलो जान छूट गई, वो अपना लगा हुआ है। बट आप फिर ये भी कहते हो कि उसने ऑनलाइन सीखा भी है बहुत कुछ, हम्म कोकोमेलन से या फिर कई और XYZ वीडियो से। हम्म बट आप ये सोचो कि चलो वो सीख तो रहा है, बट उसकी आई साइट कितनी वीक हो रही है। कई मैंने बच्चे देखे जिनका प्यूपिल क्या हो जाता है, एकदम सेंटर में हो जाता है। हम्म फिर वो फिर आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, फिर उसकी ट्रेनिंग करते हैं। अगर जो चीज़ नहीं होने वाली थी वो तुमने करवा दी, तो इसके जिम्मेदार कौन है? हम ही हैं। तो इसलिए हमें ही थोड़ा सा गाइड करना पड़ेगा, अपने बच्चों को अलर्ट रहना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में हम अपने अपने क्या कहते हैं, डाइवर्ट करने के चक्कर में कि हमें परेशान ना करे बच्चा, तो हम उसे कोई चीज़ दे रहे हैं, बट वो हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम ही उसे रोक सकते हैं। तो इसलिए हम पहले उसे देते हैं, फिर बाद में वो यूज टू हो जाता है, फिर वो कहता है कि मुझे दो, फिर हम कहते हैं कि नहीं लेनी। तो इसके जिम्मेदार भी कौन है? हम ही हैं। हाँ सही बात है। जी। हम्म तो इसे डे बाय डे कम करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी अभी 3 साल का ही लड़का है। हम्म तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं फ़ोन नहीं देना चाहिए, तो समटाइम मैं भी दे देता हूँ, क्योंकि मैं जब वीडियो शूट कर रहा होता हूँ तो बच्चा परेशान करता है। हाँ कई बार मेरा ट्राईपोड ले जाता है, कई बार कुछ, तो मैं भी उसे डे बाय डे कम कर रहा हूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम दिख रही है काफ़ी। हम्म क्योंकि जो मेरे को आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने भी मेरे को बोला और काफ़ी सुनने को भी मिला, जिस करके मैं भी उस दिन से काफ़ी फोकस कर रहा हूँ कि मैं ना दूं उसे अदर एक्टिविटी जैसे बुक्स वगैरह आती हैं वो दे दो उसे, या फिर टॉयज ला के दे दो, जिससे वो उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दे और जिससे वो अपनी और इंकरेज करे अपने आप को। ये जो भी कंपटीशन आईआईटी नीट की प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, अब वो कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं और वो कोचिंग रेगुलर क्लासेस चलती हैं। तो स्कूल्स का क्या है, एक डमी स्कूल्स का कॉन्सेप्ट था जो जी कि स्टार्टिंग में कोटा में ही सिर्फ हुआ करता था, फिर दिल्ली में हुआ करता था, अब ऑल ओवर इंडिया हर जगह हो गया है। जहाँ पे भी एक बड़े कोचिंग सेंटर्स आ गए हैं जो कि नीट जेई की कोचिंग करवा रहे हैं,
और उनके ही टाइप्स भी रहते हैं कभी कभी स्कूल से, कि वो स्कूल में आपको जाना नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस आपको लग जाएगी। जी लेकिन इस पे सीबीएसई ने भी अब एक बहुत बड़ा एक्शन वो लोग लेने वाले हैं। जी तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे कि ये डमी स्कूल क्या है और क्या जी। एक्शन होने वाला है? हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि डमी स्कूल होते हैं क्या है, क्योंकि कई पेरेंट्स को डमी स्कूल के बारे में नहीं पता। हम्म। क्योंकि ये अब पता चल रहा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर जगह दिखाई जा रही है डमी स्कूल के। डमी स्कूल मतलब जस्ट लाइक नॉट अटेंडिंग स्कूल। मतलब ये उन बच्चों के लिए खोला गया है जो कॉम्पिटिटिव लाइक जेई या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी डिस्ट्रैक्शन ना हो स्कूल के जो पढ़ाए जाते हैं उन सिलेबस के साथ। तो इस करके डमी स्कूल बनाए गए, वहाँ पर उन बच्चों को वेलकम है जो स्कूल ना जाएं, अपनी कॉम्पिटिटिव जैसे अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर वो ज़्यादा ज़्यादा समय लगाकर अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना क्लियर कर दें। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करूँगा कि डमी स्कूल है तो ठीक, बट वहाँ पर अपने जो अटेंडेंस है, जो सीबीएसई रूल मांगता है कि 75% होनी चाहिए अपने बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए, तो वो चीज़ उसके अगेंस्ट लेके चलते हैं। जैसे इन्होंने रूल निकाला कि 75 होना चाहिए, वो चीज़ कह रहा है कि नहीं हम उसके बिना ही बच्चे को एग्जाम करवा देंगे। तो ये तो उसके अगेंस्ट ही चल रहा है, जो इलीगल कहलाएगा इंडिया में, और वो चीज़ एक्चुअल में है भी। और प्लस अगर मैं फीस की बात करूं, क्या डमी स्कूल सस्ते हैं? नहीं। अगर वो रेगुलर स्कूल के हिसाब से अगर मैं उसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो डबल उसकी कॉस्ट होती है डमी स्कूल की। तो मतलब कि वो बिजनेस भी बना रहा है और प्लस वो इलीगल भी चल रहा है। तो मतलब ये बच्चा आगे जाके सफर करेगा। क्यों? क्योंकि डमी स्कूल वालों ने कमा तो लिया, जो उनका बिजनेस था उनको ये लेना देना नहीं कि बच्चा आगे जाके फंसे या कुछ भी हो, उन्होंने अपनी इनकम बना ली। बट यहाँ पर सीबीएसई को जब पता चला कि डमी स्कूल के जो बच्चे जो आईआईटी क्लियर कर रहे हैं या नीट क्लियर कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, पर उनकी तो परसेंटेज है ही नहीं इतनी जो एग्जाम में बैठ सके, तो इस करके अब सीबीएसई स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है उन स्कूल के ऊपर भी या फिर डमी स्कूल के ऊपर भी जो चोरी छुपे उन बच्चों को नॉन अटेंडेंस के लिए परसेंटेज को बढ़ा देते। जैसे बच्चा नहीं आ रहा, कोई रेगुलर स्कूल ही है सपोज जो एफिलेटेड है सीबीएसई से, वो भी क्या करेगा, कोई बच्चा स्टार्टिंग में बोल देगा कि मैं नहीं आऊंगा, आप मेरे से फीस ले लो हर मंथली, बट आप रजिस्टर में अटेंडेंस लगाते चले जाओ। हाँ, उसको प्रेजेंट मार्क कर रहे हैं, वो आ नहीं रहा। लेकिन बट जो सीबीएसई जो है, जो अब स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, वो सिर्फ डमी स्कूल पे नहीं ले रहा, वो एफिलेटेड स्कूल पे भी अब स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, क्योंकि उन्होंने अब एक वार्निंग दे दिया, अलर्ट दे दिया कि जो पिछले साल तक कर रहा था ऐसे काम, तो अब वो बंद कर दे, बिकॉज अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उनका स्कूल एफिलेटेड से हटा दिया जाएगा। ये पूरा एक नोटिस जारी कर दिया गया फ्रॉम सीबीएसई, और इन फ्यूचर अब डमी स्कूल तो बंद ही हो जाएगा, और अब सीबीएसई कोलैबोरेट करेगा एनआईओएस के साथ। मतलब कि कोई अगर बच्चा अगर करना चाहता है अपनी जेई की प्रिपरेशन या फिर नीट की प्रिपरेशन, तो वो एनआईओएस में अपना एडमिशन ले ले ओपन स्कूल से, जिससे वो नॉन अटेंडिंग रहेगा बट एक नॉर्मल प्रॉपर वे में अपने स्टडी करेगा। क्योंकि अब सीबीएसई कुछ नए नए रूल्स भी लेकर आ रहा है, और वो काफ़ी फोकस कर रहा है अपनी लर्निंग पर और एंगेजमेंट पे, जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा सीखे। नए नए इम्प्लीमेंटेशन लेकर आ रहा है बुक्स में, जैसे कि आपको पता है कि लास्ट ईयर 6th 7th और 5th क्लास की जो बुक्स थी वो टेक्स्ट बुक चेंज कर दी गई हैं, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना दी गई हैं, और इस साल भी कुछ क्लासेस की कॉम्पिटेंसी बुक्स चेंज हुई हैं, टेक्स्ट बुक्स। और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड 2026-27 सेशन जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं, उनकी 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी बुक चेंज होने वाली है। तो मतलब सीबीएसई अपनी तरफ से काफ़ी काम कर रहे हैं, और उसे जब लगेगा कि कोई अगर इलीगल काम कर रहा है तो उस पर वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, क्योंकि वहां पर वो कर तो रहा है इलीगल काम, बट इससे बच्चों को फायदा नहीं है, बच्चों को काफी नुकसान होने वाला है। क्योंकि कई मैंने ऐसे केस देखे हैं, और जैसे अगर मैं पर्सनल एक किस्सा आपको सुनाऊं, जब मैं 2007 में 12th क्लास में था, मेरा एक स्टूडेंट था नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट, हरियाणा से आता था, वो डेली अप डाउन वीकली में एक बार आता था और अटेंडेंस लगवा के चला जाता था। तो वो आईआईटी क्लियर कर सकता था, क्योंकि आपको पता है कि 2 चांस मिलते हैं, एक प्रीमियर और एक नॉर्मल मेन। तो उसने एग्जाम दे दिया अपना एक, और वो क्लियर भी हो गया। बट अगर उसके 12th का अगर रिजल्ट देखा जाए तो उसका 59% था। अच्छा। बट एग्जाम में बैठने के लिए 60% चाहिए होता है। तो मतलब अगर वो 60% नहीं लेके आ पा रहा तो आईआईटी का एग्जाम का क्या फायदा? वो एलिजिबल ही नहीं हुआ। हाँ, एलिजिबल ही नहीं हुआ फॉर्म फिलअप करने के लिए। अब बच्चा बोलेगा फिर वो वाला एग्जाम क्यों दिया? वो 11 में उसने एज ए परस्यूइंग उसने एग्जाम दिया था, उसने देखा था कि मैं कितना अभी मेरी तैयारी हो गई है, वो चेक करने के लिए। तो वो मतलब कि आईआईटी क्लियर कर सकता है बच्चा, बट वो सब्जेक्टिव में लो था।
तो इसलिए यहाँ पर मैं उन बच्चों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर कोचिंग अपना स्कूल जरूर जाएं। आप डमी स्कूल में बिल्कुल ना जाएं या फिर एनआईएस में भी बिल्कुल ना जाएं, बिकॉज वहां पर आप अपना कॉम्पिटिटिव की तो तैयारी कर लोगे, वहां पर आपको शॉर्टकट सिखाए जाएंगे, बट जो सब्जेक्टिव जो लिखना होता है एग्जाम में उसकी तो आपको आदत ही नहीं है। तो इसलिए आपको परसेंटेज लेकर आनी पड़ेगी, बिकॉज हमारे 2007 में तो 60% क्राइटेरिया था, बट आज करंटली 75% क्राइटेरिया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि हम आईआईटी क्लियर करना चाहते हैं, नीट एग्जाम, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 75% तो लेकर आने ही पड़ेंगे, तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप 2 साल इतनी अच्छी तरह मेहनत कर रहे हो नीट या फिर जेई की, तो एटलीस्ट आप स्कूल की भी थोड़ी तैयारी करें, जिससे आप वहां पर भी अपना क्रैक कर सकें और देन आप फर्दर एग्जाम दे सकें। जिसने डमी स्कूल में एडमिशन ले लिया है, नहीं, अब वो तो पूरे 11th, बंद ही कर दिए ना। तो जो जिसकी मान लो 11th कंप्लीट हो चुका है वो 12th में, अब वो क्या कर रहा है? अब नहीं, वो तो स्कूल में तो करेगा ही करेगा सीबीएसई के, ठीक है, वो स्कूल में फिर उसका रोल नंबर देखा जाएगा, एफिलिएटेड किया जाएगा। तो अब उसकी कोचिंग क्लास भी है और स्कूल भी है, तो वो दोनों कैसे अटेंड कर पाएगा? मान लो कोटा में है कोई या दिल्ली में, जो भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं। नहीं, यही थोड़ा मेजर इशू आता है। जैसे सपोज बच्चा 10th के बाद 11 में ज्वाइन करता है कोई भी XYZ इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन जेई या फिर नीट एग्जाम, तो स्टार्टिंग में उसे फेस करना पड़ता है, बिकॉज 2 तरह के मोड होते हैं प्रिपरेशन के, एक 5 डेज क्लासेस और एक वीकेंड क्लासेस। कई बच्चे वीकेंड क्लासेस को चूज करते हैं जो रेगुलर स्कूल जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें 5 डेज अपना स्कूल का पढ़ लेंगे और वीकेंड में 5 आवर्स की जो क्लासेस होती हैं, बिकॉज 9 to 6 क्लासेस होंगी, 3 आवर्स वो फिजिक्स पढ़ेंगे, 3 आवर्स अपना मैथ्स, फिर 3 आवर्स अपना केमिस्ट्री। तो ऐसे लॉन्ग ड्यूरेशन की क्लासेस के लिए उनका हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, तो इसलिए उनको बैलेंस करना पड़ता है। बट कई ऐसे बच्चे हैं जो 5 डेज अपने कर रहे हैं बट स्कूल में नहीं जा रहे, तब उनको थोड़ा अभी सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीबीएसई उस पर काम कर रही है कि जो बच्चा 11th में डमी स्कूल में था बट 12th में, जैसे इस साल अब डमी स्कूल खत्म हो गए हैं, अब वो बच्चा क्या करेगा, तो उस पर अभी सीबीएसई काम कर रहा है, जो जल्द अपडेट दे देगा आगे। उनके लिए भी एक सुविधा आएगी कि या तो उनको डायरेक्टली रेगुलर स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा या फिर उन्हें एनयूएस में भेजा जाएगा। तो उसका अभी अपडेट बिल्कुल नहीं पता, बिकॉज वो अभी सीबीएसई वाला अभी अपडेट निकालेगा, सर्कुलर जारी करेगा, तभी उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाँ, क्योंकि जैसे कोटा जो है, कोटा के अंदर तो सारा चलता ही डमी स्कूल के थ्रू ही है। आप जाके कोचिंग में एडमिशन लेते हो। इवन जो सीरीज आई थी कोटा फैक्ट्री, उसमें भी डमी स्कूल दिखाए गए हैं जी कि उनका क्या कि वो कोचिंग में पढ़ रहे हैं और फिर शायद प्रैक्टिकल के टाइम पे कहीं पे स्कूल में उनका एक आध बार जाना होता है, जी तो वैसा दिखाया था उन्होंने। जी तो वही चीज़ की मान लो 11 पिछले साल कोई बच्चा कोटा गया था, उसने 11th कंप्लीट कर लिया, कोचिंग भी कर ली, डमी स्कूल से भी पढ़ लिया, अब उसका 12th स्टार्ट हो गया, बिकॉज ये अप्रैल आ गया है, जी तो अब 12th उसका स्टार्ट हो रहा होगा। अब वहाँ पे उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकता है कि अगर वो रेगुलर करेगा तो फिर वो कोचिंग कब करेगा, क्योंकि और वो तो घर से छोड़ के 2 साल सिर्फ कोचिंग ही करने गया है। फिर तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो एनयूएस ही कर सकता है, बिकॉज वो ओपन स्कूल है और उसमें उसको बैलेंस मिल जाएगा। बिकॉज अगर वो रेगुलर के लिए जाएगा तो मे बी स्कूल वाला उसको एंट्री दे या नहीं दे, बिकॉज वो अभी पता नहीं। बट एनयूएस इज ए बेस्ट ऑप्शन, जो कोटा में अभी पढ़ रहे हैं, जो 11th कर चुके हैं बट 12th में उनका ऐसे 1 साल बचे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन मैं यही बोलूँगा कि आप अपना एनयूएस में करें, या फिर जो डमी स्कूल में आप पढ़ रहे थे वो आपको क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे रहे हैं, पहले उनसे पूछें। डायरेक्ट आप अपना सोल्यूशन मत देना, पहले आप उनसे पूछें कि आप वो क्या करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिकॉज सीबीएसई की तरफ से तो एक इशू जारी कर देगा, अब बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और इसलिए आप पहले उनसे पूछिए, अगर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता देन आप एनईएस पे एक बार कॉल करके पूछिए, या फिर सीबीएसई से गाइडलाइंस लीजिए, क्योंकि सीबीएसई आपके लिए बिल्कुल बेटर है। आप उनके वेबसाइट पे जाइए, उन्हें लॉगिन करके उन्हें मेल कीजिए, वो आपको जरूर एक रिवर्ट बैक देंगे। चलो, मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर आप मान लो सीबीएसई के चेयरमैन होते एक दिन के लिए, चलो एक दिन के लिए मान के चलते हैं अभी, जैसे जी एक दिन के सीएम होते हैं तो आप एक दिन के चेयरमैन होते हैं सीबीएसई जी के, तो क्या आप चेंज करते हैं सीबीएसई में? सीबीएसई का अगर मैं एक दिन का चेयरमैन बन जाऊं, तो मैं थोड़ा सा, एक तो टीचिंग मेथड जो है, जो आजकल डे बाय डे 20-25 सालों से वही जो पढ़ाया जा रहा है वो चेंज करूंगा, प्लस मैनेजमेंट थोड़ी सी चेंज करूंगा। अब इसको अगर मैं और इलेबरेट करूं, टीचिंग मेथड मतलब कि जैसे यहाँ पर सिर्फ रटाया जा रहा है कि ये चीज़ कर लो, ये ऐसे हो गई, या फिर जो पुराने जो आए हैं औरंगजेब वगैरह या हिस्ट्री में जो पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ाने से हमें क्या मिलेगा, बल्कि इसके अलावा तो हमारे जो इतिहास में क्या हुआ है, जो हमारे फैमिली बैकग्राउंड में क्या हुआ है, उसके बारे में बल्कि बताना चाहिए।
या फिर अगर हमारे कोई प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए। ये नहीं कि आप उसे सिर्फ थियोरेटिकली प्रूफ या फिर कैसे करना है या फिर उसे ऐसे करेंगे रियल बेस में, पर उसे बता नहीं रहे, बस सिर्फ थियोरेटिकल बताए जा रहे हैं, तो वो चीज़ हमें चेंज करनी चाहिए। बिकॉज अगर हम इसे कंपेयर करें फॉरेन से, तो फॉरेन में इतने क्यों कामयाब हो रहे हैं लोग, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिकली गाइड किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि बच्चे के ऊपर बोझ है काफी। वो अगर फर्स्ट क्लास से अगर देखा जाए तो वो इतना उसका वेट नहीं होता जितना उसका बैग का वेट होता है, वो इतना बोझ लेके चल रहे हैं। तो इसलिए आप पढ़ाई का जो पैटर्न है वो डे बाय डे चेंज होना चाहिए। और मैनेजमेंट मतलब कि जैसे कि जो पहले जो टीचर है उनकी सोच क्या होगी पहले जैसी होगी, बट आज क्या है कि टेक्नोलॉजी आ गई है और टाइम भी चेंज हो रहा है, तो अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपना टीचिंग स्टाइल चेंज करना चाहिए। ठीक है, पैटर्न चेंज करना चाहिए कि हमें कैसे एंगेज करना है स्टूडेंट्स को, कैसे उन्हें प्रैक्टिकली कन्वर्ट करना है। उनके मन में जब फोबिया आ रहा है लाइक मैथ्स का हो या फिर साइंस का हो या किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो कैसे हम हटाएं। बिकॉज हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक फोबिया होता है, चाहे उसके अंदर मैथ्स का हो, चाहे उसके अंदर हिस्ट्री का हो या फिर उसे साइंस का हो, तो वो कैसे रिमूव करे उसके बारे में देखना चाहिए। तो ये चीज़ मैं जरूर चेंज करूंगा। आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि एआई, हर जगह एआई चल रहा है। चैट जीपीटी आ गया, चाइना ने अपना बना दिया है। जी और चैट जीपीटी से आप कुछ भी पूछो वो आंसर दे रहा है, इवन क्वेश्चंस के भी आंसर दे रहा है। और आने वाले टाइम में चैट जीपीटी अगर पढ़ाना भी स्टार्ट कर दे, मान लो मैं बोलूँ भाई मेरे को मैथ्स में इस टॉपिक में डिफिकल्टी है, इस टॉपिक्स के मेरे को नोट्स बना के सिलेबस के क्वेश्चंस बना के दे दो, तो फिर आप कैसे, आपको क्या लगता है आगे चल के टीचर्स की जॉब तो खतरे में नहीं है? नहीं, जो चीज़ आपने अभी बोली कि अगर कोई भी क्वेश्चन अगर वो चैट जीपीटी में डालता है तो क्या उसका सोल्यूशन मिलता है, तो अभी भी वो मिल रहा है। हम्म ये चीज़ गूगल पे भी मिल रही है, बट चैट जीपीटी में पूरा सीक्वेंस ऑर्डर मिल जाता है या फिर उसका एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी मिल जाता है। हम्म तो बात रही कि ये हमारी टीचर की जॉब ले लेगा नहीं ले लेगा, नहीं ले सकता। हम्म बिकॉज अगर गूगल आया तो गूगल ने क्या हमारी जॉब लिखाई, बिल्कुल भी नहीं लिखाई। हम्म बट एक वो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हो गया कि वो टीचर के लिए भी बेनिफिट पॉइंट था गूगल हम्म और स्टूडेंट्स के लिए भी। हम्म और जैसे ही लाइक अगर चैट जीपीटी की बात करें तो ये बेनिफिट भी देगा, बट ये कि जगह बिल्कुल नहीं ले सकता। हम्म बिकॉज चैट जीपीटी अगर देखा जाए तो एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल्स है, वो एक प्रोग्रामेबल है, हम्म बट वो एक इमोशन नहीं दे सकता, एक बॉन्डिंग नहीं दे सकता जो एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ देता है। हम्म और वो सिर्फ एक साल के लिए बॉन्डिंग नहीं होती, वो फॉरएवर के लिए होती है कि चाहे अगर वो 12 के बाद अगर किसी और फील्ड में स्टूडेंट चला गया और अगर इन केस अगर वो मिलता है तो वो एक इंटरेक्शन वैसा ही रहता है जो फर्स्ट डे रहता है। तो ये चीज कभी भी चैट जीपीटी नहीं कर पाएगा। बस चैट जीपीटी एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे सोल्यूशन दे रही है, प्रोवाइड करा रही है और इजी फॉर्मेट में दे रही है। अब ये सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, हमें भी हेल्प करती है। ये एक हमारे लिए हेल्पफुल वो है, टूल्स है बस। ये हमारी जगह नहीं ले सकता। अभी बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं, जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी फिर से होंगे, जेई नीट वगैरह। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया एग्जाम में, मतलब कि एक सीट के लिए हजार हजार बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं। जी इतने लाख लोग हर साल एडमिशन दे के लिए अप्लाई करते हैं, एग्जाम्स देते हैं। इवन लाखों लोग तो कोचिंग भी कर रहे हैं। जी तो जो लोग कोचिंग कर रहे हैं, अगर वही देखा जाए सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ऑल ओवर इंडिया आप मिला लो और फिर नंबर ऑफ सीट्स को आप मिलाओ, तो इवन उसका भी 1% बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। जी तो जो 99% बच्चे कोचिंग कर रहे हैं 2-2 साल, फिर ड्रॉप करके तैयारी कर रहा है, एक उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर रहता है एग्जाम का। जी अब हालांकि ये बात भी है कि सबका सिलेक्शन नहीं भी होगा, तो ये प्रेशर पहले तो कैसे हैंडल किया जाए, और फिर अगर मान लो नहीं हो पाए तो फिर फेलियर को कैसे हैंडल किया जाए? जी हाँ, देखो बच्चा स्टार्टिंग में पहले सोचता है कि मेरे को ये चीज मतलब प्राप्त करनी है, तो उसके लिए ऊपर मेहनत करता है। हम्म तो पहले प्रेशर तो रहता है, क्योंकि पेरेंट्स का भी प्रेशर है, सोसाइटी का भी प्रेशर है। हम्म क्योंकि कई बच्चे हैं जो अपने मन से करते हैं, कई है प्रेशर के कारण कर रहे होते हैं। हम्म जैसे पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं तेरे को इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है तो तैयारी कर। हम्म बट मैं यहाँ पर पेरेंट्स को भी, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपना पूरा प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर हम्म कि यार देख मैं तो बन नहीं पाया डॉक्टर या तो मैं इंजीनियर नहीं बन पाया, तू मेरा सपना पूरा करेगा। तो मैं उन पेरेंट्स को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइस करूंगा कि आप अपना प्रेशर उनके ऊपर मत डालें। एटलीस्ट उनसे पूछे कि आपका किस कैटेगरी में इंटरेस्ट है। क्योंकि अगर आप उन्हें इंजीनियर तो बना लोगे, बट क्या वो 100% सेटिस्फेक्शन से क्या जॉब कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा।
क्योंकि वो चलो कमा लेगा बट अंदर उसके 1% रहेगी कि यार काश मैं वो कर लेता, क्योंकि तभी वो आगे सक्सेस। क्योंकि अभी भी अगर मैं देखा जाए रेशो की बात करूं तो 50% अभी पॉपुलेशन ऐसी होगी जो किसी के कहने पे काम कर रही है, बट अगर वो सेटिस्फेक्शन की रहे तो वो सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज सेटिस्फेक्शन उसी को मिलती है जो रात के 1-1 2 बजे तक भी काम करे और उसको थकान जीरो है, वो होता है सेटिस्फेक्शन वाला बंदा। जैसे हम देखो, हमने बीटेक जरूर करी बट मैं चाहता तो जॉब कर लेता और कमा भी लेता, बेंगलोर चले जाता, वहां पर मैं टेक कंपनी में काम भी कर लेता, बट क्या मैं सेटिस्फाई हो पाता? नहीं। सिर्फ अर्निंग ही हमारा एक मोटिव नहीं होना चाहिए, हमें सेटिस्फेक्शन हो रही नहीं हो रही, हमें एक 100% लग रहा है नहीं, मन को वो रिलैक्सेशन मिल रही नहीं मिल रही, एक ये भी फैक्टर कहलाते हैं। तो हम बच्चा कैसे डिसाइड करें कि उसको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, पीसीएम लेना है, बायो लेना है, कैसे डिसाइड करें तो अब? यहाँ पर सीबीएसई भी काफी एफर्ट देता है और वो हेल्प करता है बच्चों की, क्योंकि स्कूल में टीचर्स उनको बताएंगे कि किस फील्ड में क्या स्कोप है। क्योंकि अगर आप पहले अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे जो बेस्ट है, जो आपके फ्रेंड है वो आपके पेरेंट्स है, यही आपके फॉरएवर काम आएंगे। तो इस करके पहले किसी और आउटसाइडर से बात करने से पहले आप अपने पेरेंट्स से मीटिंग करें कि आप क्या करना चाहते हो। साथ के साथ आप नेट सर्फिंग करें कि अगर आप कोई भी XYZ कोर्स ले रहे हो तो उसके आगे जाके 3 प्लान बनाए। तो यहाँ पर मैं 11 क्लास स्टूडेंट्स को यही आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आप कोई भी स्ट्रीम लेने वाले हो तो उसका आगे जाके फ्यूचर में क्या यूजफुल होने वाले उससे रिलेटेड 3 आउटपुट बैकअप आपको लेकर चलने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने सोचा कि मैं बीटेक करूंगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, पर जैसे ही मैं पास आउट हुआ तो उसका लेवल तो जीरो ही हो गया, मतलब कि वो ना के बराबर हो रही, तो मेरा कोर्स करने का फायदा ही नहीं हुआ। तो ऐसे ही आप ये मत सोचिए कि अभी AI टूल्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो या फिर कोडिंग डिकोडिंग आजकल चल रहे हैं, तो आगे जाके वो कितना आगे यूजफुल होगा, इम्पैक्टफुल होगा, वो भी आपको फ्यूचर में देखना है कि जब मैं पास आउट होऊंगा तो क्या उसका वैल्यू होगी नहीं होगी। तो ये भी देखकर बच्चा अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करे। तो यहाँ पर मैं यही सजेशन दूंगा कि स्ट्रीम सिलेक्शन के साथ साथ आप आगे क्या करना चाहते हो वो भी आप जरूर करें, क्योंकि कई बच्चे किसी को देखने के चक्कर में साइंस ले लेते हैं कि यार मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया मैं भी लूंगा, चाहे उसे फिजिक्स आती ना हो, केमिस्ट्री समझ ना आ रही हो। तो इसलिए किसी को कहने पे मत लीजिए और आप अपना एक मोटिव देखिए कि आपको आगे क्या करना है। और एक और चीज यहाँ पर मैं एक और ऐड ऑन करूंगा कि कई बच्चों के अंदर एक होता है और स्कूल वाले भी उनको डिमोटिवेट करते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी मैं हाईलाइट करूंगा कि कोई बच्चे ऐसे हैं जो 10th में साइंस में अच्छा ग्रो नहीं कर रहे थे, तो उन अगर वो चाहते हैं कि हम साइंस में लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट आप साइंस चूज करें, अगर आप साइंस करना चाह रहे हो। क्योंकि 10th की साइंस अगर आपको समझ नहीं आए तो ये नहीं कि आपको आगे की भी नहीं आएगी, कई बार उसका जस्ट अपोजिट भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने भी अपने कई मेरे फ्रेंड्स है जो 10th में अच्छा ग्रो नहीं कर रहे थे, वो 11 में साइंस ली और वो IIT क्रैक करके आज अच्छी कंपनी में बैठे हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर उन बच्चों को भी एडवाइस दूंगा जो साइंस नहीं ले रहे और वो करना चाहते हैं साइंस, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। क्योंकि पहले क्या हुआ उसको मत फोकस करें, आगे आने वाले टाइम देखिए, आगे क्या होने वाला है वो हमें नहीं पता है, पर अगर आप उस पर फोकस करोगे, इंटरेस्ट डालोगे तो आपका वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है। तो सर एक चीज तो ये क्या है कि आपने एक बच्चे को पढ़ाया, फिर आपने ग्रुप ट्यूशन ली, फिर आपने यूट्यूब पे पढ़ाया, और अब आप भी एडटेक के बिजनेस में एक तरीके से एंटरप्रेन्योर की तरह आप एंट्री कर रहे हो, आपका खुद का ऐप एड्यू क्लास आप लॉन्च कर रहे हो। जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे कि ये एड्यू क्लास क्या है एग्जैक्टली? जी देखो, एड्यू क्लास मैं इसलिए लेकर आया क्योंकि ऑडियंस को मैं एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ मैथ्स में। अभी मैं इसमें सिर्फ मैथ्स कंटेंट लेकर आ रहा हूँ जो अदर एडटेक नहीं प्रोवाइड करा रहा, क्योंकि वो प्राइस बेशक उनका कम है कि जैसे 2000 2500 में वो 5 सब्जेक्ट कवर अप कर रहे हैं, जिसमें उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10,000। जैसे फिजिक्स वाला की बात करें तो उसमें एनरोलमेंट तो 50,000 प्लस होती है। तो बच्चे सोचते हैं कि हमें कम प्राइस में पढ़ाया जा रहा है, बट अगर हम यहाँ पर स्मार्ट वे देखा जाए तो वो मल्टीप्लाई फैक्टर यूज कर रहा है और अपना बिजनेस बना रहा है। ऐसे यूनिकॉर्न कंपनी नहीं बनी। बट यहाँ पर मेरे एडू क्लास आने का क्या मोटिव है, मैं क्यों अलग हूँ अदर एडटेक से, क्योंकि यहाँ पर मैं रेफरेंस बुक का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। लाइक जितने भी हार्ड बुक्स हैं, लाइक RD शर्मा, पियर्सन, सेंगेज, इनके मैं प्रोवाइड कराऊंगा विद कम प्राइस में। और यहाँ पर ये नहीं कि मैं अदर एडटेक कंपनी का कॉपी करूंगा, जैसे 10,000 आगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिमिटेड ही बच्चे लूंगा जिससे हर एक पे फोकस किया जाए। तो यहाँ पर मेरा ये मोटिव है कि अभी मैं सिर्फ उन बच्चों पे फोकस करूं जो पे नहीं कर पाते
और जो हाई अमाउंट वाले जो इंस्टीट्यूट है वहां पर फीस नहीं पे कर पा रहे और हार्ड बुक्स करना चाहते हैं जिनका इंटरेस्ट है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर मैथ्स फोबिया है, उस मैथ्स फोबिया को रिमूव करना है और मैथ्स फिलिया में कन्वर्ट करना है। मैथ्स फिलिया मतलब जब हम मैथ्स से प्यार करें, तो वो उन बच्चों का हम वेलकम है हमारे एडु क्लास ऐप में, जिससे उनका फ्यूचर मैथ्स में काफी बेटर हो जाएगा। तो ये रविंदर सर के साथ हमारा पॉडकास्ट था। रविंदर सर मैथ्स के एक बहुत ही जाने माने टीचर हैं, बच्चों के फेवरेट हैं, और अब एडू क्लास के साथ ये भी एजुकेशन इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आने वाले हैं। तो रविंदर सर, एक बार आप कैमरा में देख के बताना चाहोगे आपका क्या एक्सपीरियंस था? काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग में मेरे को काफ़ी डर भी लगा, बट ये कि बिकॉज ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, और मैं यहाँ पर काफ़ी थैंक्स कहना चाहूँगा इंस्पायर बाय ड्रीम टीम को, कि जिन्होंने मुझे मौका दिया और अपने लाइफ के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, और क्या क्या ऑप्शन होने चाहिए बच्चों के लिए, वो सारे जो गाइडलाइंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू, तो आप इस पर ज़रूर एक बार फोकस कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो हमें ज़रूर मिलिए, हम आपके लिए हमेशा बैठे रहेंगे, हम आपके लिए हमेशा हेल्प करेंगे। बिकॉज हम चाहे ऑफलाइन टीचर हो या फिर ऑनलाइन टीचर हो, आप स्टूडेंट्स को कभी भी डरने की लिए ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके पीछे आपके टीचर्स बैठे हैं, आपके पेरेंट्स बैठे हैं, और गाइडलाइंस के लिए हम हमेशा आपके लिए रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक। आप कोई भी, अगर आप अभी 12th के हो या 11th के हो या 10th के हो या कॉलेज में जाने वाले हो, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। आप अपना फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रो करोगे, और जो आपकी मंजिल है आप जरूर उसे पाओगे, बट कंसिस्टेंट आप उस पर काम कीजिए और डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत होइए। तो आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। धन्यवाद। जी, थैंक यू।